बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जी रिवीजन प्लान कर रहे हैं और हम उसके अंदर जो सबसे मेन कोर एरिया जिसको सबसे पहले रिवाइज कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि तमाम एरियाज़ को वन बाय वन। दो एरियाज़ मेन हैं जिसकी में रिवीजन शायद ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है। वन इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड अदर इज़ इन सैलरी इनकम, क्योंकि यही दो एरियाज़ होंगे जो कि हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिन्हें अब हम कोऑर्डिनेट करके यहाँ ज़्यादा बेहतर अंदाज से देख सकेंगे। हम ये बात जब क्लासेस में कर रहे थे तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि कोई भी हेड ऑफ इनकम अगर है तो उसमें असल में हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है, चार चीज़ें पढ़नी है। एक तो उसका स्कोप होता था, दूसरा स्कोप के अंदर हम डिफाइन करते थे कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड एंड व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस हेड, और जो सेकंड होता था दैट इज डिडक्शंस, के किस तरह के एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होंगे या कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जिसमें हमें सेक्शन 23 नॉट अलाउड की एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, कि इस तरह के एक्सपेंसेस जो है वो आपको अलाउ होने नहीं जा रहे हैं। तो अलाउड की भी लिस्ट आ रही है, बाकी हेड्स के अंदर हमें अमूमन अलाउड की लिस्ट नजर आती है। नॉट अलाउड की लिस्ट हमें ज़्यादातर जो मिलती है वो यहीं पर मिलती है, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि यहाँ ही सारा काम जो है वो एक्सप्लेन होता है। और फिर था बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, कि अक्रूवल बेसिस पर टैक्स होगा या कि रिसीट बेसिस पर। हमने देखा हर हेड का अलग अलग मिजाज था। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो हमने देखा वो ज़्यादातर रिसीट बेसिस पर हो रही थी, अक्रूवल बेसिस पर नहीं हो रही थी। सैलरी रिसीट बेसिस पर हो रही थी, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो अक्रूवल बेसिस पर हो रही थी। फिर ताकि ये जाएगी किधर, एफटीआर में जाएगी या के नॉर्मल टैक्स रेजीम में जाएगी। ठीक है ना, एफटीआर में जाएगी या के नॉर्मल टैक्स रेजीम में जाएगी। तो ये एक ओवरऑल हमने चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर हम रिकॉल करना शुरू करें तो हमें किन चीज़ों का इल्म इस वक्त होना चाहिए। ठीक है ना, जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिक, जाहिर है इस वक्त कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़े हुए हैं, हम न्यूमेरिक में इंटरेस्टेड हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिक को सॉल्व करने से के लिए जिन चीज़ों की आपको सबसे पहले ज़रूरत है, सबसे पहले आपके जहन में फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए कि क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट होगा। ठीक है ना, हमने कहा था कि क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा कि आपके पास एक अदद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा, जिसके अंदर जाहिर है थोड़ी डिटेल भी हो सकती है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, एडमन, सेलिंग, इस तरह की डिटेल के साथ भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि यहां सिर्फ डायरेक्ट बता दिया जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ना इसके एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएं। हो सकता है इसके एक्सट्रैक्ट देकर फिर चला जाए सवाल में, या यहां से सवाल को शुरू किया जा रहा हो। एक तो बात ये हो गई। इसके बाद नीचे वही एडजस्टमेंट्स होंगे, एडजस्टमेंट्स होंगे। सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट्स को रीड करने का तरीका पढ़ना पड़ेगा कि हम रीड एडजस्टमेंट्स को कैसे रीड करेंगे। अब क्योंकि आप सेल टैक्स पढ़ रहे हैं तो वही वाली मेथोडोलॉजी यहां लगेगी कि अगर कोई चीज ऐड है तो लिखा होगा इंक्लूड्स। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹2 मिलियन। ठीक है, उसने बताया कि कॉस्ट ऑफ सेल में 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन है। अब जब वो यहां कह रहा है ये क्या है, हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। किसी भी चीज को यह कहा जाए कि वो यहां शामिल है, इसका मतलब है अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक शामिल है। अब कुछ चीजों के ऊपर एक लिस्ट हमारी बनी पड़ी है, हमारे जहनों में एक लिस्ट आ रही है कि कुछ चीजों के ऊपर हमारा इख्तलाफ है अकाउंटिंग से और टैक्स से। तो सबसे पहले तो हमने इस इख्तलाफ को रिमूव करना है, ये चीज माइनस करनी है और ये चीज ऐड करनी है। ठीक है ना, किन किन चीजों पर इख्तलाफ है, अगर हम एक जरा लिस्ट बनाएं तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, लेकिन किन किन चीजों पर हो सकता है। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन पर ही हो सकता है। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चल रही है, लेकिन टैक्स ने हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सिखा रखे हैं, जिसको हम एक लाइट सा विजिट भी कर लेंगे।
इसका मतलब है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी और टैक्स डेप्रिसिएशन उल्टा नहीं हो गया, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी पड़ेगी और टैक्स डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, फिर ही ये मसाइल क्रिएट होंगे। फिर प्रोविजन से रिलेटेड हमारे ध्यान में एक बात है कि प्रोविजंस आर नॉट अलाउड। मसलन अगर कहीं खाली लिखा हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और कोई बात नहीं लिखी, बैड डेट कितने हुए हैं क्या हुआ है और कोई चीज नहीं लिखी, इसका मतलब है जस्ट प्रोविजन को क्या कर दें, रिवर्सल कर दें। प्रोविजन माइनस हुई है तो ऐड कर दें, और उसकी जगह कोई चीज है कुछ नहीं है तो कुछ ना माइनस करें। ठीक होगी ना बात। और क्या चीज हो सकती है, सेक्शन 23 में से हमें चीजें मिलेंगी ना, फाइन एंड पेनल्टीज। इधर अकाउंटिंग तो किसी फाइन एंड पेनल्टी पर उसको कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर यहाँ कोई फाइन एंड पेनल्टी, वो कहता है जी एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर हमने एक फाइन एंड पेनल्टी लगाई हुई है, तो जाहिर है यहाँ एडबैक हो जाएगी और इधर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। कुछ चीजें हैं जिनके इधर उनके अगेंस्ट इधर कुछ चीजें आ रही होंगी, और उनकी ज्यादा एग्जाम्पल जो हैं वो डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर और लीज एसेट्स। ये उनकी ज्यादा मारूफ 4 बातें कि जो इधर से निकलकर उधर आ रही होंगी, लिख लें बल्कि कहीं पर, जिनमें हमें दोनों साइड से चीजें मिल रही होंगी। नंबर 1 अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। नंबर 2 अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन। नंबर 3 प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, नंबर 2 अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, नंबर 3 प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 4 गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, ओब्लिक लॉस भी कर दें, गेन हो या लॉस हो, ये ट्रांजैक्शन भी हमेशा ट्रैक करेगी कि डबल इंपैक्ट आ रहा होगा, कोई चीज अलाउ होगी और कोई चीज डिसअलाउ होगी। आगे लिखें डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स। बेटा बातें नहीं करेंगे, अगर ऐसे चलेंगे तो फिर तो क्लास नहीं कंडक्ट हो सकेगी। हम सुबह उठ के, आप लोग भी आए हैं, हम भी फैमिली छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ना, यहाँ इरिटेट होने के लिए तो नहीं आए सुबह सुबह। इसलिए कोई भी बच्चा अगर बोलता हुआ मुझे नजर आएगा, सॉरी टू से, मुझे क्लास से उसे बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, क्या आ गया जी, डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स। दीज आर द एग्जाम्पल। आप थोड़ा सा जब हम गो थ्रू करेंगे, और भी हो सकता है कोई चीज नजर आए, फिर उसे उठाकर यहाँ लिखते जाएंगे, ताकि हमारी चीजें क्या होना शुरू हो जाएं, समराइज होनी शुरू हो जाएं। ठीक है ना, समराइज होनी शुरू हो जाएं। अच्छा जी, नाउ एक दो चीजों को, डेप्रिसिएशन और ये चीजें तो हमें अच्छी तरह से समझ आई हुई हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इसको भी करते भी हैं, जरा थोड़ा सा अलाउ भी करते हैं, देखते भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम लीज्ड एसेट्स की थोड़ी सी गुफ्तगू अलग से डिटेल में भी करते हैं। लीज्ड एसेट्स, लीज एसेट्स में अकाउंटिंग में क्या हुआ है और टैक्स वाला क्या कह रहा है, ये 2 बातें हमें समझनी। ठीक है ना, अकाउंटिंग में तो हमने क्या किया था, लीज एसेट्स को हमने अपना एसेट बना लिया था। जब हमने एसेट बना लिया था तो डेप्रिसिएशन ली हुई है एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, एक ये चीज अकाउंट्स में हो सकता है हाईलाइट हुई हो। एक और चीज अकाउंटिंग में हो सकती है इससे रिलेटेड, फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज्ड एसेट्स,
ये दो चीजें हमें अकाउंट्स में नजर आ सकती हैं। हो सकता है दोनों ना लिखी हो, एक ही लिखी हुई हो, यह तो अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेंट है। अकाउंट्स में दो चीजें हमें लीज्ड एसेट से रिलेटेड नजर आ सकती हैं, एक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और दूसरी फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज्ड एसेट्स। ऑब्वियसली हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे, यानी दोनों को ऐड बैक कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ना हमारा टैक्स वाला इसको हमारा एसेट मानता, जब हमारा एसेट ही नहीं है तो हमें डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हो सकती, ना इसके ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस अगर अलग से ऐसे गिवन हैं तो ये अलाउ होंगे। अलग मैं बड़ा मुहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर अलग से गिवन हैं तो अलाउ नहीं होने, ऐसे अलाउ नहीं होने, लेकिन ये अलाउ होने हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्स वाला क्या कह रहा है, टैक्स वाला कह रहा है कि आप अलाउ कर लें रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर, अक्रूवल बेसिस पर नहीं, रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ऑब्वियसली जब आप रेंटल की अमाउंट उठाएंगे तो इतना तो बात आप क्यूएम के अंदर भी पढ़कर आए हैं कि रेंटल के अंदर तो इंटरेस्ट भी शामिल है, तो एक्चुअली हमने इधर से इंटरेस्ट को डिसअलाउ किया है और वो रेंटल के अंदर बाय डिफॉल्ट अलाउ हो गया, यानी अल्टीमेटली हमें इंटरेस्ट अलाउ हो गया है। लेकिन मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है कि ये दो चीजें अगर गिवन हुई, ये एक तो गिवन होगी 100%, ये एग्जामिनर आमतौर पर नहीं दे रहा होता, ठीक है ना, लेकिन अगर गिवन है तो ये दोनों चीजें डिसअलाउ करके और इनकी जगह पर रेंटल जो है वो हम अलाउ कर देंगे। क्लियर हो गई बात जी? लीज एसेट से रिलेटेड आमतौर पर ये ट्रांजैक्शन हमें नजर आएगी जी। सर ये तो बात हो रही ना वो वाले लीज एसेट्स की जिन्हें हम अपना एसेट बना लेते हैं क्योंकि हम उसका लीज रेंटल पे कर रहे हैं। सर एक लीज वो होता है जिसे मतलब हम सिर्फ उसका किराया दे रहे होते हैं, उसे हम अकाउंटिंग में लीज लेते ही नहीं है। लेकिन अगर अच्छी बात होगी, चलो आपने नाश्ता नहीं किया तुमने अभी, तो कर लो यार, तुम जिस तरह चलते आ रहे हो उससे तो लग रहा है कि गिर जाओगे हैं। अच्छा जी, तो अगर एग्जामिनर ने इतना जालमाना डिसाइड कर लिया तो उसका भी मैं आपको फिर हल बताता हूं। अगर एग्जामिनर कहेगा ना लीज्ड एसेट्स, तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड कि ये फाइनेंस लीज है। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस लीज, ठीक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में हमारा इख्तलाफ है, एक है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब है हमने कोई चीज किराए पर मंगाई हुई है, खुदा ना खास्ता कॉलेज का जनरेटर खराब हो गया, हमने कहा यार सेशन एंड हो रहा है, संडे को भी क्लासेस हैं, कोई बात नहीं, एक जनरेटर किराए पे ला के रखें, 1 महीना इसका किराया पे कर देंगे। अब तो हम अकाउंटिंग में भी इसे एसेट नहीं बना रहे होंगे, तो इसकी डेप्रिसिएशन तो आ भी नहीं रही होगी। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट्स में आना इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमने उसे क्या बनाया हुआ है, इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस लीज। लेकिन अगर एग्जामिनर कह दे कि ये फाइनेंस लीज है तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन नजर ही नहीं आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। वो कहता है रेंट पेड अगेंस्ट फाइनेंस लीज, तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। टैक्स भी इसका रेंटल ही अलाउ कर रहा था, अकाउंटिंग में भी हमने इसका रेंटल ही लिया हुआ होगा, क्योंकि अकाउंटिंग में भी हम फाइनेंस लीज के अलावा जो है ऑपरेटिंग लीज को तो हम एसेट नहीं बनाते, ठीक है ना। असल में टैक्स का मौकफ ये है कि ऑल लीज आर ऑपरेटिंग लीज, इसलिए कह रहे हैं रेंटल ही अलाउ करेंगे। लेकिन हम ऑपरेटिंग और फाइनेंस में डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब हम कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, इसका मतलब है हम फाइनेंस लीज की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात जी? तो लीज एसेट्स के ऊपर हमें सबसे पहले नजर आया कि ये वाला निजाम हमें लीज एसेट्स पर नजर आएगा। अच्छा, जो हमारे दूसरे एसेट्स होंगे अदर देन लीज एसेट्स, अदर देन लीज एसेट्स जो हमारे एसेट्स होंगे,
अदर देन लीज एसेट जो हमारे एसेट्स होंगे उनके ऊपर भी आपको पता है एसेट्स से रिलेटेड जो हमने बात की थी, बल्कि मेरा ख्याल है हम रेलिवेंट, किसी के पास स्लाइड्स हैं, स्लाइड नंबर कोई एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है जहां हमने वो ग्रुप बनाया हुआ था जहां से डिप्रिसिएशन शुरू हुई, कोई कम से कम 50-60 तो होगा ही ना। जिस पे दो हमने वो बनाए हुए थे, ग्रुप बनाए हुए थे। जी पेज 30 नहीं जी, इसका स्लाइड नंबर क्या है? नहीं यार, नहीं जाहिर है मेरे पास तो नहीं होंगे, मैं तो रात तक भी इसे अपडेट करता रहूँ। आपके पास तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यही नजर आ जाएगा। ओके, अच्छा, कल जो रात आपने मैंने भेजी है उससे कर रहे हैं, यहाँ से ही हमने बात शुरू की। अच्छा जी, हमने कहा था कि जो हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं, जो हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। एक कैटेगरी कौन सी है? एसेट्स परचेज्ड टिल 30 जून, इसका नाम हमने रख दिया था ग्रुप ए। ग्रुप ए के एसेट्स के बारे में हमारी डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज क्या होंगी? नंबर 1, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन WDV. Number 2, rate are provided in third schedule. Number 3, full year depreciation in the year of purchase, no depreciation in the year of sale. Gain on disposal will be treated as business income. क्लियर हो गई? फिर हमने कहा जी देयर आर सम, अच्छा जी, लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस लॉस। अच्छा जी, एसेट परचेज ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021, परचेज से देख रहे हैं आपको तो सवाल ऑब्वियसली कौन सा आना है? टैक्स ईयर 2021 का आना है, लेकिन टैक्स ईयर 2021 विल डिफाइन नथिंग। देखना पड़ेगा किस एसेट की सेल डाल रहा है, किस एसेट का जिक्र कर रहा है, वो एसेट खरीदा कब गया था। वो कहता है जी एक एसेट हमने 2019 में खरीदा था और इस साल बेचा, तो फिर उस पर ये पॉलिसीज लगानी पड़ रही होंगी, ठीक होगी ना बात। और अगर एक एसेट हमने 1 जुलाई 2020 के बाद खरीदा है, यानी करंट टैक्स ईयर में ही खरीदा है, तो फिर उसके ऊपर पॉलिसीज क्या होंगी? डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन WDV, वही ये सेम है। रेट आर प्रोवाइडेड इन थर्ड शेड्यूल, ये बिल्कुल सेम है। 50% डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, 50% डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। Gain on disposal will be treated as business income. Loss on disposal will be treated as business expense. What is the difference? Accounting depreciation policy का difference only. इधर 50% वाला रेट और इधर full year depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of sale वाला concept लगेगा। क्लियर होगी बात जी? अब जब मैं आपके साथ रिवीजन कर रहा हूं, यकीनन FAR 1 में आप फिक्स एसेट्स पढ़ चुके हुए, तो गेन और लॉस और ये वाली बातें उस वक्त कहीं हमें हल्की इरिटेट भी कर रही हों, तो अब आपको नहीं कर रही होंगी कि अगर किसी एसेट का गेन निकालना पड़ गया या लॉस निकालना पड़ गया तो ये आप इजीली निकाल लेंगे। ऐसे ही है ना कि मुझे इस पर कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये वाली बात भी हमारी जो है ये कवर हो जाएगी। फिर हमने एसेट से रिलेटेड कुछ और मसाइल का जिक्र किया था, वो क्या थे जी? 4 स्पेशलाइज्ड किस्म की बातें हुई थी। नंबर 1, एसेट इज पार्टली यूज इन बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। एसेट इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। उसमें हमने 2 बातें की थी। जब तक एसेट ड्यूरिंग द लाइफ चलेगा तो क्या उसूल लगाएंगे,
और जब एसेट लाइफ के बाद हम सेल करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये दो बातें हम उसके अंदर डिस्कस करके आए हुए हैं। ठीक है ना, ये मैंने यहां आपको 1 बाई 1 ये सारी चीजें समझाई हुई थी। दोनों ग्रुप ए को भी सेपरेटली डिस्कस किया था, फिर ग्रुप बी को भी हमने बड़ी डिटेल से सेपरेटली डिस्कस किया था। एसेट इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। हमने कहा था कि एक्चुअली दो बातें डिस्कस हो रही हैं। जब तक उस एसेट को हम यूज करें, कैसे यूज करें, पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, तो क्या उसूल लगेगा, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एज पर रूटीन। नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। हमारे पास नॉर्मली 3 तरह के एसेट्स हैं ना, एक प्लांट वो बिल्डिंग वाले एसेट है 10% वाले, दूसरे व्हीकल्स टाइप की मशीन व्हीकल 15% वाले, और आईटी इक्विपमेंट 30% वाले। जनरली ये एसेट्स हैं हमारे पास। हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन उसके ऊपर ले लेंगे। फिर बिजनेस प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एंड नॉन बिजनेस प्रपोर्शन विल बी डिसअलाउड। वो कहता है जी 70% बिजनेस में यूज है, तो जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की है नॉर्मल रूटीन में, उसका 70% अलाउ कर देंगे और 30% डिसअलाउ कर देंगे। क्लियर हो गई बात जी। WDV will be calculated by deducting total depreciation allowed and disallowed। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ आई हुई है। ये तो जब तक एसेट यूज करेंगे 1 साल 2 साल 5 साल, जब तक एसेट चलेगा ये रूल लगता रहेगा, ये रूल लगता रहेगा, ये रूल लगता रहेगा। जब एसेट बिकने लगेगा तो फिर क्या रूल लगेगा, WDV of the asset will be increased by the amount of depreciation disallowed on account of non-business use। हमने कहा था ये हमारी फेवर में ही बात लिखी हुई है, इससे हमारा गेन ऑन डिस्पोजल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एक्चुअली लॉ ने जो डिप्रिसिएशन आपको डिसअलाउ की थी वो आखिरी साल में जाके सारी एक ही गो में ऐड करके क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। ठीक है ना, इसका मतलब है पता नहीं लॉ की क्या इंटेंशन थी, वो इस दरमियान में आपको ये बेनिफिट नहीं देना चाह रहा था, लेकिन डिस्पोजल के टाइम पर उसने ये सारा बेनिफिट आपको पास ऑन कर दिया। अब इसके ऊपर 2 तरह के सवाल आ सकते हैं। ऑब्वियसली ये वाली प्रोविजन अट्रैक्ट कर रही है अब 5 मार्क्स क्वेश्चन इटसेल्फ, कि वो एक एसेट की डिटेल दे आपको, वो एसेट कैटेगरी ए का हो, वो एसेट कैटेगरी बी का हो, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन को खुद से अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है ना, कैसे जी, इफ एसेट परचेज ऑन और बिफोर ग्रुप ए का एसेट, तो फिर हमने ये एक एग्जांपल ली थी और इससे हमने इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को तैयार किया था। आप रिवीजन के लिए आए हैं, आपको जाकर इस सारे को जो आज हम लेक्चर कर रहे हैं अगले 2-3 दिन में इसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है आपने, कि इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करके इन चीज़ों को इंडिविजुअल अब आपने अपने ब्रेन में फेंकना है, क्योंकि यार ये बात मेरी तैयार हो गई है, ये बात मेरी तैयार हो गई है, ये बात मेरी तैयार हो गई, फिर फ़ायदा है। अदरवाइज अगले 2-4 दिनों में जब मैंने आपको ऑनलाइन लेक्चर सारे प्रोवाइड कर देने हैं, तो फिर तो आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, आप रिवीजन खुद भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो समराइज कनेक्टेड रिवीजन है वो इसका कभी रेप्लिकेट नहीं हो सकती है। लेकिन इसका फ़ायदा जब भी है जब आज आप सारी बातें नोट करके जाएं कि टीचर ने क्या क्या बातें मुझे कही हैं, कि कहाँ कहाँ से मुझे चीज़ों को जो है वो लिंक करना है, ट्रैक करना है, किसको किस तरह से लेकर चलना है। तो इस तरह ग्रुप ए का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए। ग्रुप ए मीन्स पुराने एसेट्स 30 जून 2020 तक अगर खरीदा हुआ कोई एसेट था एंड पार्टली यूज फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, तो क्या हम ये 5 नंबर के लिए तैयारी हमारी है ना, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इसमें। फिर हमने कहा जी अच्छा जी अगर ग्रुप बी का एसेट हो तो फिर क्या होगा, इफ एसेट परचेज ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020, तो फिर वही 50% वाला जरा रूल लगेगा जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपके बस यही, कुछ और कुछ नहीं करने की जरूरत, इसी से तैयार कर लें, दैट्स इट। तो ये आपके वो 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन इस एरिया में से एक्सपेक्टेड हो तो वो हमारा कवर हो जाएगा यहाँ से।
फिर आगे चले जी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर अनदर स्पेशल प्रोविजन। हमने कहा जी जो ड्यूरिंग द लाइफ क्या करना है, और ड्यूरिंग द लाइफ क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट शेल नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन। और आज के हालात में देखें तो 2.5 मिलियन का तो व्हीकल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, तो सिटी भी नहीं आएगी, लेकिन रक्षा आ जाएगा। चलो ये सही है। अच्छा जी, तो लेकिन रक्षा अगर आ गया तो वो फ्लाइंग फॉर हायर में चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट शेल नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन रुपीज। ठीक होगी पहली बात। इसका मतलब है इससे ज्यादा की कॉस्ट हुई तो हमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में तो उस पर मिली हुई होगी। मतलब आपने डायरेक्टर के लिए गाड़ी खरीदी 70 लाख रुपए की, तो डेप्रिसिएशन तो 70 लाख पर वाली पर आ रही है, उसको तो अपने उठा के माइनस कर दिया, ऐड बैक कर दिया, डिस लो। अब क्या करें, 25 लाख वाले एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन ले, ड्यूरिंग द लाइफ ऐसे चलते जाएंगे। अकाउंटिंग वाला अपना शेड्यूल बना के चलता रहेगा, हम टैक्स वाले अपना शेड्यूल बना के चलते रहेंगे। हर दफ़ा अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर दिया करेंगे, टैक्स की डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया करेंगे, ऐसे निज़ाम को आगे लेकर चलते रहेंगे। लेकिन जब इस एसेट को सेल करने लगेंगे एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, उस वक्त क्या करना है, वो कहता है सेल कंसिडरेशन शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। वो कह रहा है सेल को भी क्या कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसी तरह ही रिस्ट्रिक्ट कर दें जितना हमने कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया था। और फिर हमने उस वक्त बड़ी डिटेल में इस बात को किया था कि ये भी हमारे ही बेनिफिट की बात हो रही है। अगेन ये सवाल दो तरह से आ सकता है। जब ये दो तरह से आएगा ना, पिछला सवाल या ये सवाल, तो 99% चांसेस होते हैं कि ये इधर से आ रहा होगा। होने को तो उधर वाली बात भी आ सकती है, लेकिन 99% चांसेस फिर इसमें से दोनों बातें तो नहीं आ सकती ना। या उस साल में आपने ऐसा डिस्पोज ऑफ किया होगा या यूज किया होगा। तो नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं, नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये अपना इटसेल्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिर ये 2 साल 3 साल के ऊपर मुहित होता है, फिर ये दोनों बातें एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है। बड़े क्वेश्चन में आएगा तो वो पिछले वाला भी कोई एक एरिया पूछेगा, या वो डिस्पोजल का ईयर पूछ रहा होगा या वो ड्यूरिंग द लाइफ पूछ रहा होगा। और अगर ऐसे होगा तो फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फिर ये दोनों एस्पेक्ट उसी 5 मार्क्स में पूछे जा रहे होंगे। तो ये उसके हमारे लिए, यहाँ हमने वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट प्लाइंग फॉर हायर और वो वाली बातें कर ली थी, और ये छोटे से वो 5 मार्क्स के लिए हमारे क्वेश्चन यहाँ से हमने तैयार किए हुए थे यहाँ से। और फिर हमने इसमें भी उसी तरह ही किया था कि ग्रुप ए का एसेट है तो कैसे करेंगे, ग्रुप बी का एसेट है तो कैसे करेंगे, वो सारी बातें हमने यहाँ डिस्कस की हुई। फिर था इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमने बात की थी कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा तो क्या होगा, सेल प्रोसीड विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। और फिर इसी तरह सेम प्रोविजन हमने एक्सपोर्ट ऑफ एसेट के ऊपर बात की थी। ये वो 4 प्रोविजन हैं जो 5 मार्क्स का सेपरेट सवाल भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन के अंदर भी इनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, इसके बाद जो एक तो ये एरिया हमारा बड़ा मेन एरिया ये था। इसके बाद या इससे पहले कह लें या बाद कह लें, एक एरिया हमारा था सेक्शन 23 का। एक एरिया हमारे पास था सेक्शन 23 का। सेक्शन 23 ने हमें कुछ चीजें बताई थी, 3-4 कैटेगरीज में कुछ चीजें उसने हमें कैटेगराइज करवाई थी। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जो उन्होंने कहा था ये नॉट अलाउड होंगे। हाँ 21 था ये, 21 ओके, नॉट अलाउड।
एक लिस्ट सेक्शन 21 की थी कि एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड। भले आप बाकी जो सेक्शन 23 का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 23 का कॉन्सेप्ट क्या था कि यार आपको टैक्स काटना चाहिए, आपको क्रॉस चेक से पेमेंट करनी चाहिए, इस तरह का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ था ना। भले आप ये सारा स्ट्रक्चर लगा दें, तब भी देयर आर सम एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड। मसलन पर्सनल एक्सपेंसेस, मसलन फाइन्स एंड पेनल्टीज, ड्राइंग्स पर्सनल में भी आ जाएंगी। और क्या था जी, और क्या था, टैक्स, टैक्स इटसेल्फ। और क्या था, मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज था ना, मेडिसिन कंपनीज, उसकी एक लिमिट थी 10% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। इस तरह की एक लिस्ट हमारे पास थी। उसने कहा ये आप भले क्रॉस चेक से दें, भले इन पे टैक्स भी काट लें, लेकिन ये एक्सपेंसेस दे आर नॉट अलाउड एट ऑल, ये तो अलाउ हो ही नहीं सकते। क्या नहीं हो सकते जी, पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउ नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन में नजर आएगा आपको, अच्छा वो लफ्ज इस्तेमाल डायरेक्टली पर्सनल नहीं करेगा, बल्कि कहीं कैमोफ्लेज करेगा कि जी मालिक का चालान हो गया था जी, तो हमें वो हमने छुड़वा दिया जी। अच्छा जी, मालिक ने कुर्बानी करनी थी जी, वो बकरे उधर से खरीद लाए, जाके ऑफिस का कोई बंदा चला गया, और वो पैसे जाहिर है मालिक, क्योंकि जब सवाल आ रहा होगा कंपनी तो हमारे सवाल में है नहीं, तो इंडिविजुअल का 99% सवाल इंडिविजुअल का होगा, तो इंडिविजुअल मैं भी वही, मेरा कारोबार भी वही, ठीक है ना। तो कुर्बानी के बकरे भी वहीं से आ रहे होंगे, बेटी की शादी हो रही है तो उसकी शॉपिंग भी वहीं से हो रही होगी, बाज़ दफ़ा बिजली के बिल भी वहीं से पे हो रहे होंगे, बाज़ दफ़ा कोई और इस तरह के एक्सपेंसेस भी वहीं से ही हो रहे होंगे। आज समझ आई ना, वो इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल करेगा, ये नहीं कहेगा पर्सनल एक्सपेंसेस ताकि आपको फौरन से क्लू मिल जाए, ये बात नहीं कहेगा। तो ये तो दे आर नॉट अलाउड एट ऑल। फिर दूसरा क्या लिखा है मैंने, फाइन एंड पेनल्टीज। उसने बताया था कि जो ऐसी फाइन एंड पेनल्टीज विच आर वायलेशन ऑफ रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट, वो अलाउ नहीं होंगी। लेकिन यहां हमने थोड़ा सा उस वक्त रिफाइन की थी इस बात को कि यार जो बिजनेस में हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो फाइन एंड पेनल्टीज हैं हमारे आपस में, आपने हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने टाइम को एसेंस बनाया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उसमें लिखा कि अगर आप इस टाइम पे नहीं देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया फाइन होगा, ये वाला फाइन अलाउ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ड्राइंग्स, टैक्स, इस तरह की सारी बातें आ गई। फिर एक लिस्ट उसने हमें बताई थी कि अगर आप डिडक्शन ऑफ टैक्स नहीं करेंगे तो फिर हम आपको ये एक्सपेंस डिसअलाउ कर देंगे, भले ये बिजनेस का ही एक्सपेंस क्यों ना हो, ठीक है ना। अगर आपने टैक्स इसके ऊपर डिडक्ट नहीं किया, अगर आपने इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो कहते हैं यार फिर ये एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होंगे। और तीसरी ट्रांजैक्शन क्या थी कि अगर आपने बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं की तो फिर आपको अलाउ नहीं होगा। ये मेन कैटेगरीज हैं, ओवरऑल पूरा सेक्शन 21 का खुलासा ये 3 बातें हैं। बाकी सब कुछ जो वहां लिखा हुआ है 16, 17, 18 वो इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। जो क्रस्ट ऑफ सेक्शन 21 है वो ये है, ये 3 बातें हैं कि कुछ एक्सपेंसेस बिल्कुल अलाउ नहीं है, कुछ एक्सपेंसेस वो हैं जिन पे टैक्स नहीं काटेंगे तो आपको अलाउ नहीं होंगे, कुछ एक्सपेंसेस वो हैं कि अगर आपने पेमेंट ना की क्रॉस चेक्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए, तो वो आपको अलाउ नहीं होंगे। एंड दिस सेक्शन विल ऑलवेज डोमिनेट इन द क्वेश्चन, विल ऑलवेज डोमिनेट इन द क्वेश्चन। जैसे पिज्जा चीज के बगैर नहीं बन सकता, इसी तरह ये सवाल सेक्शन 21 की एडजस्टमेंट डाले बगैर नहीं बन सकता। तो सेक्शन 21 को रीड करेंगे आप अच्छी तरह से, ठीक है ना। सेक्शन 21 को रीड करेंगे, ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूं वहां हमें कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अल्लाह ने चाहा तो।
ठीक है ना। स्लाइड के अंदर हमने हर चीज़ की छोटी छोटी एग्जांपल्स के ज़रिए उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने बड़ा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है जब हम ये क्लासेस कर रहे थे। तो अल्लाह ने चाहा तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैंने बहरहाल इसका खुलासा भी आपके साथ शेयर कर लिया। फिर दो बातें इसके अलावा और भी हो रही थी। एक बैड डेट एक्सपेंस का जिक्र हुआ था जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, और एक ट्रेडिंग लाइबिलिटी का जिक्र हुआ था। इन दो बातों को भी हमें एक दफा देखना चाहिए कि ये दो बातें हमें क्या कह रही थी। क्या आ गया? बैड डेट आ गया। ओके, बैड डेट के ऊपर जब हम पहुंचे तो बैड डेट्स को अगर हम रिवाइज करें, क्योंकि सारा जो सवाल बनना है ये उसके इंग्रेडिएंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये इंग्रेडिएंट हमारे इस क्वेश्चन के हो सकते हैं। बैड डेट से रिलेटेड रिवर्स द इफेक्ट इन अकाउंट्स। पहली बात, जो अकाउंट में हुआ है आंखें बंद करके उसको तो रिवर्स करते हैं, मतलब बैड डेट एक्सपेंस रिवर्स करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिवर्स कर दें, आंखें बंद करके रिवर्स हो गया। अब देखना टैक्स में क्या करें। अकाउंटिंग फॉर टैक्स अलाउएबल बैड डेट कैसे निकलेंगे। हमने कहा था क्या कैलकुलेट करेंगे, बैड डेट क्लेम्ड, फिर बैड डेट अलाउड, फिर इन दोनों के डिफरेंस से बैड डेट नॉट अलाउड, और फिर बैड डेट रिकवर्ड वाली ट्रांजैक्शन हमने की थी। इस बात को हमने इस 4 इलस्ट्रेशन के जरिए से अच्छी तरह से समझ भी लिया था, ठीक है ना। बेसिकली हो क्या रहा है, जब सब्सिक्वेंटली बैड डेट रिकवर्ड हो जाएंगे तो फिर हमें कैसे देखना पड़ेगा, क्या कर रहे होंगे, ये सारा उसको कवर कर रही थी। 4 सिनेरियो मिलकर हर तरह की बात को एक्सप्लेन कर देते थे कि कब इनकम में चार्ज होगा, कब नहीं होगा, कब कुछ भी नहीं करने की जरूरत, कब एक्सपेंस बनेगा, कब इनकम बनेगी। ये चारों बातें यहां से कंप्लीट हो गई थी हमारी। कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई टाइम, जब भी रिकवर हो गई। फिर इसके बाद था ट्रेडिंग लाइबिलिटी। ट्रेडिंग लाइबिलिटी, ट्रेडिंग लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था जी, कि ट्रेडिंग लाइबिलिटी जिस साल में अराइज होगी, हमने कहा था पहले डिफाइन किया था कि ट्रेडिंग लाइबिलिटी कहेंगे किसे। अच्छा, बैड डेट में भी ये बात डिफाइन की थी कि बैड डेट कौन से वाले बैड डेट की बात हो रही है, जिसके अगेंस्ट सेल को, इनकम को क्रेडिट किया था। जब ये डेटर अराइज हुआ था, जब ये रिसीवेबल अराइज हुआ था, तो इनकम शुड बी क्रेडिटेड। इसका मतलब ये था, इस लफ्ज का मतलब ये था कि जो एम्प्लॉइज वगैरह लोन ले लेंगे और वो बैड डेट हो गए, किसी एम्प्लॉय को फायर करना पड़ गया, वट एवर द रीजन इज, अब पता चला उसने लोन भी लिया हुआ था 3 लाख रुपया, तो बैड डेट हो गया। तो क्या ये भी अलाउ हो जाएगा? तो पता चला ये जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं ये इसके लिए नहीं है, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड जो हमारे डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं उससे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक होगी ना बात। अच्छा जी, तो जिस साल में बैड डेट अकर होंगे उस साल में बैड डेट आपको अलाउ ऑन अक्रूवल बेसिस हो जाएंगे, बिकॉज इनकम फ्रॉम बिजनेस हम अक्रूवल बेसिस पर लेकर चल रहे हैं, उस साल ये अक्रूवल बेसिस पर अलाउ हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, जिस साल लाइबिलिटी अराइज हुई। अच्छा जी, यानी आपने क्रेडिट सेल की, ठीक है, उस साल ये अक्रूवल बेसिस पर सारा निजाम चला गया। अक्रंस में अक्रूवल बेसिस पर चली गई बात। ईयर 1 लाने का कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ईयर 2 कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ईयर 3 कोई ट्रांजैक्शन। मतलब आपने क्रेडिट परचेजेस की हैं 5 लाख रुपए की, जिस साल में की हैं उस साल में परचेजेस एज ए एक्सपेंस आपको अलाउ कर दिया गया, पैसे भी आपने पे नहीं किए। लाने का कोई बात नहीं है, अगले साल पे हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उससे अगले साल पे हुए हैं, कहा नहीं अभी भी नहीं हुए, उसने कहा कोई बात नहीं है। उससे अगले साल पे हुए हैं, उसने कहा नहीं हुए, उसने कहा फिर भी कोई बात नहीं।
नेक्स्ट 3 ईयर टैक्स ईयर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट 3 ईयर लॉ ने आपका इंतजार किया। 4th ईयर में एक्चुअली ये लिखा हुआ ऐसे नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसने 4th ईयर में भी आपका इंतजार किया पूरा साल। लेकिन अगर 4th ईयर में भी ये पेएबल बच गए तो फिर उसने कहा यार नहीं, ये कोई गड़बड़ है, अनपेड अमाउंट विल बी एडेड बैक। मतलब 5 लाख में से 2 लाख आपने पे कर दिए थे तो 3 लाख ऐड होगा, अनपेड अमाउंट विल बी एडेड। लाइबिलिटी राइज हुई किसी साल में, 5 लाख आपको एक्सपेंस अलाउ कर दिया गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इन 4 सालों के अंदर अगर कोई भी पेमेंट कर दी है और अगर सारी पे कर देते तो बस दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर कुछ अमाउंट बच गई है तो अनपेड अमाउंट विल बी एडेड, अनपेड अमाउंट विल बी एडेड। अगर 4th ईयर में भी पे कर देते, ये अनपेड अमाउंट हमने 30 जून ऑफ 4th ईयर देखनी है ना, इसका मतलब है 4th ईयर में भी पे कर देते तो टेक्निकली, अगरचे लॉ जब लिख रहा है उसने कहा जी अगले 3 साल में पे कर दें वरना चौथे साल के आखिर में हम ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब है 4 साल मिल गए ना पेमेंट के लिए, और टेक्निकली तो 5 मिल गए। अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर चले जाएं, ये ट्रांजैक्शन साल के पहले दिन हमने की तो ये पूरा साल भी मिला, तो 5 साल लॉ ने आपका इंतजार किया है कि शायद, तो फिर उसको लगा कि नहीं यार ये तो कोई गड़बड़ है। उन्होंने कहा यार ये एक्सपेंस हम गलत अलाउ कर बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ, उसने ऐड बैक कर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कहीं ये वाली ये ट्रेडिंग लाइबिलिटी टाइप की चीजें सम टाइम वो न्यूमेरिकली की बजाय थ्योरेटिकली भी पूछ लेता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट भी, और ये भी लिखें, ये बात भी कहीं पर, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी और ये भी, वो न्यूमेरिकली भी बाद दफा इसको पूछ लेता है और थ्योरेटिकली भी पूछ लेता है। व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेडिंग लाइबिलिटी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001? जी क्या बोला मैंने? What are the provision regarding trading liability? What are the provision regarding trading liability under income tax ordinance 2001? तो थ्योरेटिकली भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी थ्योरेटिकली लिखना पड़ सकता है। इसी तरह से वो जो उधर हमने सैलरी में पढ़ा एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ये थ्योरेटिकली भी लिखना पड़ सकता है। कन्वेंस थ्योरेटिकली भी लिखना पड़ सकता है। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें 2-3 मार्क्स का थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है। हाँ, एक अच्छी खबर है, इसको बिल्कुल बुनियाद नहीं बनाना, बिल्कुल बेस नहीं बनाना, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो पेपर पैटर्न पिछली दफा से बनना शुरू हुआ है, दैट इज अ चेंज पेपर पैटर्न। न्यूमेरिक फोकस बढ़ गया, पिछली अटेम्प्ट का जो था उसका न्यूमेरिक फोकस बेहतर हुआ, बढ़ गया। और क्योंकि जैसे ही बच्चे से कहें कि यार अंग्रेजी में बात नहीं करनी, वो बच्चा पास हो जाता है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। या अंग्रेज प्रॉब्लम रहे या बाद में जाने के बाद अंग्रेजी प्रॉब्लम छोड़ के, ठीक है ना। तो ये हमारा कौमी मसला है। तो पिछला जो पेपर था, आपने आज एक काम करना, पिछला पेपर डाउनलोड करना जाकर, या मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, बल्कि आप ही, अच्छा यस फटन थे आपने कह दिया, ठीक हो गया, चलें जी, मैं ही ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। उस पेपर को आप कॉपी करवा लें, बल्कि लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर अब हम जिस दिन भी रिवीजन करेंगे, जो कि अगले संडे को इंशाल्लाह ताला करेंगे, तो आपने लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर अपने साथ हार्ड कॉपी लेकर आनी है, अच्छे बच्चों की तरह, जैसे मैं लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है ना, अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, चलो थोड़ी देर खुद को बचा कह के खुश हो जाते हैं ना जरा। अच्छा जी, तो ट्रेडिंग लाइबिलिटी में कहीं हमें लिखना भी पड़ सकता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, मैं इसलिए वापस स्लाइड पर आया हूँ कि मैंने आपको समझाने के लिए लफ्ज़ 5 साल लिख दिए, लेकिन लिखने में तो भाई 3 साल ही लिखने पड़ेंगे ना, वरना काम खराब हो जाएगा। सर आप वो कह रहे हैं ना कि इसको 4th ईयर में मिल जाएगा, तो 4th ईयर के एंड पे वो ऐड कर सकता है अनपेड अमाउंट।
चौथे आसान जिंदगी को रखो, अगर चौथे साल जो पेमेंट बच जाएगी ऐड हो जाएगी, जिंदगी आसान, ठीक है, जिंदगी आसान। एंड द पर्सन हैज नॉट पेड लाइबिलिटी विद इन 3 ईयर एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। अब ये लॉ का अपना स्टाइल है ना लिखने का, हालांकि बड़ी सादी बात थी कि 4th ईयर के एंड पर जो अनपेड अमाउंट होगी उसको, अगर टीचर्स को इन्वॉल्व कर लेना लेजिस्लेशन बनाते हुए तो टीचर कानून जरा आसान बना दें, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कानून का बेड़ा गर्क हो जाए, ये मैं बात मजाकन कह रहा हूँ। जाहिर है कानून ऐसे ही होना चाहिए, कानून जो है वो एक ज़ाब्ते के लिए बना हुआ है, पढ़ने के लिए नहीं बना हुआ कि किसी ने उसका इम्तहान भी देना है, ठीक है ना, इसलिए ये ठीक बात लिखी हुई है। अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर हमने इस बात को एक्सप्लेन किया थोड़ा सा अपने स्टाइल में। हमने कहा यार 2019 की एक एग्जांपल ले ली, ईयर्स हमने पुट कर दिए। 2019 में आपने कोई अमाउंट इनकर की जो कि ट्रेडिंग लाइबिलिटी की डेफिनेशन पर पूरा उतरती थी, 2019 में वो हमें एक्सपेंस अलाउ गया। अब लॉ ने कहा यार 2019 का जो बाकी साल है इसमें पे कर दो, नहीं किया कहता कोई बात नहीं, 20 में पे कर दो, 21 में पे कर दो, 22 में पे कर दो, 23 में पे कर दो। लेकिन अगर 23 में एंड पर जाकर अनपेड अमाउंट विल बी एडेड, वो तो सारी होगी, सारी नहीं होगी, अनपेड। मसलन यहां हमारी 7 लाख की लाइबिलिटी अराइज हुई थी, हमने 1 लाख तो इसी साल पे कर दिया, 2 लाख इस साल पे कर दिया, 50,000 इस साल पे कर दिया, 50,000 इस साल पे कर दिया, 50,000 इस साल भी पे किया हुआ। एग्जामिनर जरा अपनी आई पर आ जाए, ठीक है ना। व्हाट विल बी एडेड, कितना पे किया है, कितना रह गया है, 2.5 लाख। अनपेड अमाउंट विल बी एडेड। सर अगर वो कोई साल में कोई पेमेंट नहीं करता फिर वो सारी ऑब्वियसली सारी अनपेड कहलाएगी ना यार। अगर कुछ पे कर देता है तो फिर चेंज हो रही है ना, फिर चेंज हो रही है। नॉर्मली तो एग्जामिनर ऐसी बात कहता है, कहता है जी हमने पे नहीं किया जी, ओके। लेकिन अगर एग्जामिनर अपनी आई पे आ जाए, कोई इस तरह की बातें शुरू कर दे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, अनपेड अमाउंट विल बी एडेड बैक। क्लियर हो गई बात जी। फिर अगला, उससे अगली अहम तरीन बात इस प्रोविजन में यह भी है, देयर इज अ स्पेसिफिक ईयर जिसमें इसने ऐड होना है। इट इज द ईयर ऑफ 2023। 24 में अनपेड है, क्वेश्चन में आया, आप उस साल में बैठे हैं, तो आपने देखना है किस साल बनती थी, आप उस साल की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ये ऐड हो गई होगी। अब ये नहीं सोचना उसने बताया नहीं है क्या नहीं हुआ। अच्छा अगर गलती से ऐड होना रह भी गई है, अगले साल ऐड नहीं हो सकती, बिकॉज प्रोविजन अलाउ नहीं कर रही। प्रोविजन बता रही है कि एक स्पेसिफिक साल में इसने ऐड होना है। हाँ रेक्टिफिकेशन के जरिए से, अब आप क्योंकि अगले चैप्टर भी पढ़ाए हैं, हम किसी और जरिए से इसको एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कोई एरर हो जाए, कोई इस तरह का काम हो जाए, हम बाद में असेसमेंट को ठीक भी कर सकते हैं ना, अमेंडेड असेसमेंट के थ्रू, उधर इसका सहारा लेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम इसको 2024 में कहें क्योंकि सर पिछले साल रह गई थी तो इसलिए मैंने कहा 2024 में कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज अ स्पेसिफिक ईयर जिसमें इस ट्रांजैक्शन ने होना है। क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी नाउ फिर हमने ये प्रोविजन अगेन फिर लिख लें, ये प्रोविजन अगेन अट्रैक्ट करती है 2 to 3 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन और 1 एंट्री इन मेजर क्वेश्चन, 18 मार्क्स क्वेश्चन। ये प्रोविजन फिर सेपरेट भी आने की सलाहियत रखती है जी। मैंने इसीलिए तो कहा कि ब्लेंड चेंज हुआ है, और इसके आप बेनिफिशरी हैं, इसके आप बेनिफिशरी हैं। जो पिछली अटेम्प्ट के मेरे बैचेस का रिजल्ट है दैट इज अराउंड 88%। सॉरी आई कैप का मैं अपना बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं अपना बता रहा हूं, ठीक है, नहीं मैं अपना नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स का बता रहा हूं ठीक है। और उसकी रीजन ये है ब्लेंड ऑफ द पेपर। मैंने इसीलिए कहा कि आप उठाकर जाकर पेपर को डाउनलोड करें, मैं अभी सेंड कर दूंगा आपको।
एक जो टेक्स्ट के पेपर का ब्लेंड है वो बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हुआ पिछली अटेम्प्ट में, और पिछली 2 अटेम्प्ट का जो एग्जामिनर है, अब ये बात बाद में बताऊंगा आखिर में, ठीक है। तो ये जो स्टाइल है इट सीम्स टू बी कंटिन्यूड, यानी एटलीस्ट इतना तो मैं पब्लिकली कह सकता हूं कि जो इससे पिछली अटेम्प्ट थी और ये अटेम्प्ट थी, ये बज़ाहिर 100% पता है कि एक ही एग्जामिनर था, बिकॉज उसने क्लू छोड़ा था सेल टैक्स के सवाल में और वो क्लू कंटिन्यू हुआ इस अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है ना। सेल टैक्स के न्यूमेरिक में याद है ना, एक क्लू उससे पिछली अटेम्प्ट में उसने एक क्लू छोड़ा था और उसे पढ़ते ही हम कह रहे थे कि यार अगली दफा ये हो सकता है, और फिर वही हो गया 100%, बिल्कुल एज इट इज वैसे हो गया। तो यहां से कंफर्म पता चलता है कि अच्छा ये कोई एक बंदा पेपर बना रहा है, और अगर यही पैटर्न कंटिन्यूड हुआ तो ये आप लोगों की फेवर में है, ठीक है, ये आप लोगों की फेवर में है। इसमें न्यूमेरिक साइड काफ़ी बेहतर है, और जैसे ही न्यूमेरिक साइड ज़्यादा आती है बच्चा पास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिक में क्या होता है, आप लोग नहीं इस वक्त कंफर्टेबल न्यूमेरिक साइड से उतने ज़्यादा नज़र आते, बिकॉज आप आइडियलाइज करते हैं। इंसान की आधी से ज़्यादा परेशानियां ज़िंदगी में खुद को, सिचुएशन को आइडियलाइज करने की वजह से हैं। मसलन एक सवाल आ गया, उसमें से 3-4 चीज़ें आपको नहीं आती, तो आपने क्या सोचा, हो यार मेरी तैयारी नहीं है, मैं तो गया पेपर तो फारिग हो गया, ऑब्वियसली बात है। नहीं, बिल्कुल रिवर्स सोचें, क्या इसमें से मैं आधी चीज़ें ठीक कर आता, इससे ज़्यादा ही मुझे आती हैं, तो फिर परेशानी क्यों है, इससे ज़्यादा तो करनी नहीं। हम तो कहते हैं कि 50 मार्क्स ही लेने हैं, 51 जो है वो मार्क्स का ज़्या है, और हमारा रिलीजन हमें कहता है कि अगर आप समुंदर पे भी बैठे वुजू कर रहे हो तो पानी एहतियात से इस्तेमाल करना। हम तो 99 मार्क्स लेना चाहते ही नहीं है भाई, बात समझ आई है। यकीन जाने ये अब आपके वो डिप्रेशन वाले दिन शुरू होने लगे हैं, क्योंकि पूरा सेशन पढ़ा तो है नहीं आपने तो अब वो दिन शुरू होने लगे हैं जहां आपको परेशानी होगी और खुद से रोज ये खुद से अहद करेंगे, यार इस दफ़ा जितना मैं जलील हो रहा हूँ ना इस सेशन में, अगली दफ़ा मैंने पहले दिन से पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल वो दिन शुरू होने वाले हैं। लेकिन यकीन जाने इन दिनों में डिप्रेशन का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को मेंटेन रखना है। हर सवाल को हमेशा इंडिविजुअली सोचना है ऐसे, क्या इस सवाल में से मैं हाफ मार्क्स ले लेता, अगर ले लेते तो बिल्कुल परेशान ना हो। सैलरी का सवाल आया, आप हाफ ले लेते, ओके डन। न्यूमेरिक आया, बिजनेस इनकम का हाफ ले लेते, ओके डन, बस दैट्स इट। यही चाहिए था, यही चाहिए था। तो किसी एक प्रोविजन को पढ़ के, किसी एक चीज को पढ़ के हरगिज परेशान ना हो कि ओहो यार ये तो मेरा सवाल गया। हत्ता के एग्जाम में खुदा ना खास्ता कहीं आपको परेशानी आ गई है, उनमें से कोई एक पॉइंट आपको आता है, उसको कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेके, उसके मार्क्स आप इसके वही चारों डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लिए, मार्किंग की भी देखिएगा, हर बात अलग अलग मार्क होनी है, अलग अलग मार्क होनी है। तो टेंशन किस चीज की है। तो ये न्यूमेरिक फोकस वाले सवाल में अगर आप उन 3-3.25 घंटे में परफॉर्म करते रहे तो आप 100% पास हो जाएंगे। और अगर वही आई कैप के स्टूडेंट की जो अनफॉर्चुनेटली क्या मैं वो कहूँ कि हमारे तमाम लोग खौफ सेल कर रहे हैं, फियर सेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं बच्चों को, आप ये हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, फुला हो जाएगा, ये तो 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये तो यूं होगा। बात ये है कि ये 1 महीना मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ें। ये यकीन जाने जितना आपने पढ़ना है ना, या जो आपकी पढ़ने की कैपेसिटी, आप पढ़ उतना ही सकते हैं, उससे ज़्यादा तो शायद आपने पढ़ना नहीं। हम लाख नसीहतें करते रहें, लाख करते रहें, तो जितना पढ़ना है उतना पॉजिटिव रहकर पढ़े। अपने अंदर हर वक्त ये ख्याल रखें कि इंशाल्लाह आपने पास हो जाना है, इंशाल्लाह आपने पास हो जाना। हमने कोई मार्का तो मारना भी नहीं, 50 मार्क्स लेने हैं, पास हो जाना। तो वो जो फियर का बिजनेस है ना, उससे बाहर आ जाए। वो जो फियर का कारोबार, हम अनफॉर्चुनेटली, मैं खुद टीचर हूँ, हम टीचिंग से हमारा मतलब प्रोफेशन भी है, जाहिर है, तो हम टीचर्स फियर का बिजनेस कर रहे हैं आप लोगों के साथ।
पहले हम आपको डराते हैं कि सी ये बड़ा मुश्किल है, ये है, ये है, ये है, ये है, फिर कहते हैं यार मैं हूं ना, परेशानी किस बात की है। आपको ऐसे ब्रेन में हम आपके सीए को डालते हैं, पहले उसको मुश्किल बनाते हैं, फिर कहते हैं अगर अब आंखें बंद करो, मैं ट्रेन चला रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आते हैं। हालांकि टीचर का ये काम नहीं है। टीचर का काम है वो आपकी आंखें खोले और आपको कहे कि बेटा मैंने आपको सिखा दिया है, अब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। और खुदा ना खास्ता वर्स्ट सिनेरियो में कभी अगर आप फेल भी हो गए हैं तो आपको टेक्स्ट दोबारा टीचर से ना पढ़ना पड़ रहा। अगर किसी टीचर के बच्चे दोबारा उसी की क्लास में बैठते हैं तो मैं कहता हूं वो टीचर ही नहीं है, पता नहीं वो रिस्क हलाल कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। क्या सिखाया आपने, क्या बताया आपने? 6 माह आपके पास बच्चे अल्लाह ताला ने आपको दिए, आपने उन्हें पढ़ाया, उनकी क्या ग्रूमिंग की, उन्हें कितने पैरों पर आपने खड़ा किया। अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं कोई मौलवी नहीं हूं, मेरे नज़दीक पता नहीं ये रिस्क हलाल हुआ कि नहीं हुआ। बहरहाल एनी और यहाँ से देखें, ये बात हमें समझ आ गई। इसमें 3 मार्क्स का सवाल सेपरेटली बन सकता है। फिर हमने आगे इस तरह के कुछ सवाल बनाए और उनको बेस बनाकर ये आपको करने सिखाए। ये वही सवाल हैं जो कि अगर 2-3 मार्क्स के सेपरेटली आने शुरू होंगे तो फिर हमें यहां से हम इनको लेकर चल रहे होंगे। ये जी एक ओवरऑल हमने गो थ्रू किया है, मोटी मोटी बातों को। जाहिर है इसके अंदर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन हमने मेन बातों को जो है किसी हद तक कवर करने की कोशिश की है। अब आते हैं जी, हम 1-2 न्यूमेरिक क्वेश्चन पकड़ते हैं और उनको बुनियाद बनाते हैं। और जाहिर है हमें किसी करीब की अटेम्प्ट्स के सवाल पिक करने चाहिए और उनको बुनियाद बनाना चाहिए प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए। जी सर, वो जो एसेट्स हम परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी में। अच्छा ठीक है, मैं वो भी रिवाइज करवा देता हूँ, वो भी रिवाइज करवा देता हूँ, वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। यही है, इसको वापस आते हैं, हम एक सवाल कर लें, वो भी मैं रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज के इस उसमें ना मैं 2 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट करवा दूं ताकि सारी चीज़ें लिंक हो जाएं। अदरवाइज फिर हम वहीं खड़े रह जाएंगे कि थ्योरेटिकली हो गया है और फीलिंग यही आएगी यार ये तो हम पहले भी पढ़ा हुआ था, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो ज़रा हम एक दफ़ा पहले उसको कर लें, फिर वापस अगर टाइम बचेगा तो आज करेंगे, वरना अभी हमने जाहिर है रिवीजन इसकी और भी करेंगे हम। अच्छा जी, हम करना चाह रहे हैं जी क्वेश्चन आपकी बुक से पहले एक, और फिर एक लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ये लास्ट अटेम्प्ट आ गई, पहले इसी को कर लें फिर। ओके, ये मैंने स्लाइड आपको इसीलिए भेजी थी कि आपके पास क्योंकि पेपर नहीं होगा, ये लास्ट अटेम्प्ट का पेपर उसमें नहीं है, बुक में नहीं है, तो अब आप इसे स्लाइड से ओपन करें अपने पास। स्लाइड्स ओपन करें जी, ये अपने पास ग्रुप में मैंने सेंड की हुई हैं। अच्छा जी, आप लोगों को नहीं की हुई हैं, आप लोगों को भी कर देते हैं। अच्छा, ग्रुप का इस्तेमाल आप आपस में चैट करने के लिए बिल्कुल ना करें, फिर मैं पहले ही ज़रा मुनासिब हद तक ही जवाब दे पाता हूँ। खैर आप फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह तो जाहिर है बेटर हो जाएगा सूरत हाल। लेकिन अगर आप उसमें खुद गप्पे लगा रहे होंगे और अगर आप उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं आप लोग उसे। हाँ जी, आ गया बेटा आप लोगों को? ओके, हाँ जी आ गया जी। अच्छा, मैंने हॉटस्पॉट भी ऑन कर दिया, अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो देखना अगर इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी,
पे पासवर्ड भी बताना पड़ेगा? तो नहीं, किस चीज का पासवर्ड बताना है? लेकिन इसका पासवर्ड मुझे तो नहीं पता। हाँ निकाल लें, कोई बात नहीं। जी जी, यार बच्चे बात सुनो, कैंटीन खुली है? बच्चे गिनो कितने बैठे हैं, चाय पिला दो इन्हें सबको। बेटा बात सुनो, बात सुनो। उमैर आया तो उसको भेज दो या किसी को भेज, बच्चे काउंट करो, इतने कप चाय भेज दो क्लास में। अच्छा जी, हाँ जी, हो गया जी। क्या हो गया? 1 से 9 क्या हो गया? अच्छा, जी ये एंड में आएगा ना, आखिरी जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर चलेंगे रिवर्स में। 2 क्वेश्चन एंड में रिपोर्ट हुए हुए हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 80 पे। चलें जी, हो गया, डाउनलोड हो गया आप लोगों का? हो रहा है अभी? अच्छा जी, चलिए जी, आइए जी। Abbas, a resident individual, is engaged in the business of manufacturing various consumer goods under the name and style of Kamyab Enterprises. The following information has been extracted from KE's record for the year ended 30th June 2021. अगर ऑनलाइन के बच्चों को इस वक्त ये स्लाइड में, क्योंकि मैंने वहीं से पिक्चर लेके लगाया हुआ है, तो इसकी विजिबिलिटी अगर उस तरह ना हो तो आप लेक्चर को यहाँ रोक कर पहले ICAP की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर लें, फिर पेपर आपके पास होगा तो फिर ही आपको बात समझ में आएगी। अब देखिए वही पैटर्न शुरू हुआ कि उसने एक हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट दे दिए, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और उसके बाद आ गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब फिर वही बात है कि सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना आए कि कैसे किसी बात को लेकर चलना है, और ये जितना आज के लेक्चर में हमने इधर उधर की बातों को समराइज किया है, ये समरी हमारे जहन में हो। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स, अब ये उसने हेडिंग लगाई, जब तक कोई नई हेडिंग नहीं लगती उन सब बातों के बारे में यही मौकफ है कि ये चीजें कहां पड़ी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी हैं। कॉस्ट ऑफ सेल है कितनी हमारी? 26 मिलियन की। ठीक है ना, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल में क्या पड़ा है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 1.2 मिलियन। समझ आ गया? नहीं समझ आई? स्टूडेंट काउंट कर लो ना, चाय पिला दो इन्हें सबको। नहीं नहीं आप पी लें, बोतल तो मेरे ख्याल अलाउ ही नहीं रही कॉलेज में। कैंटीन में होती है बोतल? नहीं होती होगी। जूसेस पीने तो जूस मंगवा लें, चाय ले आओ यार। अच्छा जी आगे चलिए जी, मेरी भी ले आना। अच्छा देखें जी, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल 26 मिलियन की, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1.2 मिलियन, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यूज ऑफ KE's फिक्स एसेट ऑन 1 जुलाई 2020। टैक्स ईयर कौन सा है हमारा? 2021। इसका मतलब है ये ओपनिंग वैल्यूज है हमारे पास सारी। अच्छा, हमने फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना भी सीखा था, और उसमें हमने स्टेप्स बनाए थे कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हम ओपनिंग WDV से चला करेंगे,
फिर उसमें से डिस्पोजल माइनस कर देंगे, ये वो एसेट हैं जो पूरा साल रहे हैं, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लेंगे, फिर एडिशन लेंगे। वो याद है सारे स्टेप्स? इसका मतलब है वो स्टेप्स हमारे अप्लाई हो रहे होंगे। अच्छा जी, ओपनिंग WDV किस किस की बता दी? प्लांट एंड मशीनरी 6.8 मिलियन, कंप्यूटर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और मोटर व्हीकल 80% फॉर बिजनेस पर्पसेस, an asset partly used for business and partly for non business use। लेकिन कौन सा साल? जब अभी कंटिन्यूड है। दो हिस्सों में पढ़ा था हमने कि ड्यूरिंग द लाइफ कैसे बिहेव करना है और एट द डिस्पोजल टाइम पे कैसे बिहेव करना है। तो क्या चीज इस्तेमाल हो रही है? ड्यूरिंग द लाइफ कैसे इस्तेमाल हो रहा है। A new computer was purchased on 1st April 2021, ग्रुप बी एसेट, ठीक है। और ये सारे कौन से एसेट हैं? नो, 1 जुलाई पर ओपनिंग आ रही है, इसका मतलब है 30 जून से पहले पहले के खरीदे हुए हैं। इसका मतलब है ये वाले सारे एसेट कौन से हैं? ग्रुप ए के, और ये ग्रुप बी का एसेट है। इसका मतलब है, देखें अब जाहिर है इन अटेम्प्ट में सवाल जब आएगा तो ग्रुप ए ग्रुप बी उसी तरह ही जरूरत पड़ेगी आपको, और इसीलिए आप देखें इसको हमने हाईलाइट करके आपके नोट्स के साथ आपको स्लाइड के अंदर पढ़ाया हुआ है कि ग्रुप ए होगा तो कैसे चलना है, ग्रुप बी होगा तो कैसे चलना है। रीजन कि इन अटेम्प्ट्स में जब तक ये 4-5 साल नहीं गुजरते ग्रुप ए और ग्रुप बी का फड्डा चलना है। ओके जी, मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज ऑन 15 जून 2019, ग्रुप ए। मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज ऑन 15 जून 2019, ग्रुप ए, at a cost of 1 million was sold for 7,50,000 on 31st May 2021। full year depreciation in the year of purchase, no depreciation in the year of sale वाली प्रोविजन लगेगी because ग्रुप ए का एसेट है। क्लियर है? कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस व्हीकल वाज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स। ठीक होगी बात जी? ओके जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये कौन सी वैल्यूज गिवन है? टैक्स की के अकाउंटिंग की? तो फिर टैक्स की कैसे पता चलेंगे? टैक्स की कैसे निकालेंगे? तो सॉरी, कहाँ? वो तो ऊपर वाले के लिए आ गया, उसके बाद तो नीचे नई बातें शुरू हो गई। शाबाश, वेल डन। हमारे पास टैक्स का सारा डाटा हम खुद बनाएंगे क्योंकि उसने डेट ऑफ परचेज दे दी है ना, तो टैक्स की खारी वैल्यूज तो हम खुद कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी टैक्स में WDV क्या आ रही थी, गेन ऑन डिस्पोजल हुआ कि नहीं हुआ एज पर टैक्स। अकाउंटिंग का तो उसने बता दिया कोई गेन और लॉस नहीं हुआ, लेकिन टैक्स का हुआ है कि नहीं हुआ ये तो अब हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। यही मैं बात उस वक्त कर रहा था कि आई होप नाउ FAR1 आप कंप्लीट करने के पास खड़े हैं, अब ये काम आप इजीली कर सकते हैं। नहीं कर सकते? कर सकते। क्लियर हो गई बात जी? सॉरी, जिनको R1 नहीं आती फिर ये भी गया वो भी गया, यही होगा मेरे। नहीं डरा नहीं रहा मैं कह रहा हूं ये भी ट्रांजैक्शन गई, बाकियों में से 50 नंबर आ जाएंगे। अच्छा जी, ओके, बात क्लियर हो गई जी? क्या करेंगे? कैटेगरी ए का एसेट था, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल लगाकर 2000 टैक्स ईयर पहली दफा 15 जून 2019 में पूरी डेप्रिसिएशन लेंगे, 20 की डेप्रिसिएशन लेंगे, 21 में नहीं लेंगे। ज्यादा लंबा काम नहीं है, बस सिर्फ एग्जामिनर यही देखना चाह रहा था कि बच्चे जाग रहे हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी इनके दिमाग में है कि निकल गया, यही बात वो डिस्कस करना चाह रहा था। आगे चलते जी। एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑन 23rd March 2021 as advance for the month of April, since he was in urgent need for the amount and the banks were closed on 23rd March 2021
ड्यू टू पाकिस्तान डे ही वॉज पेड इन कैश। तो ये तो वहां लिखा हुआ था कि अगर कोई पाकिस्तान डे या 14 अगस्त या 25 दिसंबर हो तो उस दिन आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। नहीं लिखा हुआ था, तो बस इसी दिया आपने सोचना है कि यार ऐसी कोई बात नहीं पड़ी हुई, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती कि जो उस दिन अर्जेंट था। ये कहीं नहीं लिखा होता कि जी इमरजेंसी वार्ड में जाके कैश दे सकते हैं, लिखा हुआ था कहीं? नहीं लिखा था। 14 अगस्त वाले दिन कैश दे सकते हैं जी, 25 दिसंबर को कैश दे सकते हैं, क्योंकि ईद, कुछ लोगों की ईद होती है, कुछ लोगों की बर्थडे भी होती है, यार ऐसे ना करो ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि क्योंकि जाहिद साहब की बर्थडे होती है इसलिए उस दिन कैश भी दे सकते हैं, लेकिन जाहिद साहब को ठीक हो गया। तो इस तरह की कोई एक्सेप्शन नहीं थी, इसलिए ये सारी बातें इररेलेवेंट है, हमें कंफ्यूज किया जा रहा है। कैश में पेमेंट नहीं हो सकती थी तो डिसअलाउ हो जाएगी। क्लियर होगी बात जी? लेकिन ये सारी बातें कहाँ आ रही थी? कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही थी। ये सारी बातें कहाँ आ रही थी? कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही थी। अच्छा जी, फिर आगे चले हम। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, अब उसने इस नोट को पकड़ा कि यहां क्या चीजें शामिल हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू KE's बिजनेस, इट इंक्लूड सैलरीज ऑफ 8,80,000 पेड टू साइंटिस्ट, मटेरियल ऑफ 2,30,000 यूज इन रिसर्च एंड 70,000 पेड टू कंपनी इन चाइना फॉर सपोर्ट KE साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च वाले दिमाग में लाएं तो सब अलाउ नहीं है। वेल डन, शाबाश। साइंटिफिक रिसर्च इन पाकिस्तान, वो कहते हैं चाइना की रिसर्च पे तो वैसे ही एतबार करना चाहिए, ठीक है ना। तो चाइना वाली रिसर्च जो है डिसअलाउ हो जाएगी, बाकी सारी रिसर्च आपको अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करेंगे क्या, जब हम आंसर बना रहे होंगे तो असल में तो साइंटिफिक रिसर्च का कुछ नहीं करना, लेकिन ऐसे डिस्क्लोजर दे के आएंगे, ठीक है ना। ऐसे डिस्क्लोजर देकर आएंगे, कॉस्ट रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च इनकर्ड इन पाकिस्तान, और यहां कहेंगे अलाउड, या ऐसे लगा देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले आपको ये पता था कि इसको अब मैंने इग्नोर करना है। लेकिन वहां इग्नोर करने से मुराद छोड़कर आना नहीं है, बल्कि डिस्क्लोजर देकर आना है, ठीक है ना। बात समझ आई? ताकि एग्जामिनर को हर पॉइंट के मार्क्स लगाने में आसानी रहे। अच्छा जी, और जो एक्सपेंडिचर ऑन चाइनीज रिसर्च है वो हमने डिसअलाउ कर दिया, यहां भले अलाउड कर दें, ठीक है, नो नीड, और इधर कहीं लिख दें कि कुछ भी ना लिखें, वैसे तो बस एक डिस्क्लोजर दे दिया है तो दैट इज मोर देन एनफ। अच्छा जी, आगे चलिए जी। एन एक्सपेंस ऑफ 6,50,000 पेड एज एन इंस्टॉलमेंट टुवर्ड द परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन एक्सपेंस, ठीक है ना। अच्छा, ये काम, ये हरकत एग्जामिनर ने हर दफा करनी है, एक कोई एडजस्टमेंट डालनी है। बाद दफा किसी प्लांट को उसके कह देगा कि ये स्मॉल आइटम थी, हमने एक्सपेंस आउट कर दिए। नहीं, हमने टैक्स में कहीं नहीं पढ़ा कि कोई लिमिट है, इससे बड़े एसेट आपने कैपिटलाइज करने हैं, इससे छोटे नहीं करने। हाँ, अकाउंटिंग में आप ये बात पढ़कर आए कि हम पॉलिसी बना सकते हैं नॉन मटेरियल आइटम के लिए, पेटी आइटम्स के लिए। तो ये ट्रांजैक्शन भी समझें हर दफा ही आएगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एंगल से। अब उसने प्लॉट की किस्त जमा करवा दी है, इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगी? डिसअलाउ हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे कहीं नजर आएगा डिसअलाउ में आपको, ये भी कितनी अमाउंट है? 6,50,000। इंस्टॉलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट बीइंग कैपिटलाइज पेमेंट इन नेचर। शाबाश। बिल्डिंग तो वैसे ही ज्यादा डेप्रिसिएट होती है, इसलिए फौरन अलाउ कर देते हैं एक्सपेंसेस का। नहीं हो सकती बिल्डिंग पे, तो वैसे ही डेप्रिसिएशन भी नहीं अलाउ हो सकती कोई लैंड पे, ठीक है ना। लैंड पे तो वो डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं हो सकती। बिल्डिंग भी होती है, वो कहता है जी कंस्ट्रक्शन चल रही है, या हमने एक बिल्डिंग खरीदी है, उसकी इंस्टॉलमेंट पे की है, तब भी उसने कैपिटलाइज होना है ना, एक्सपेंस आउट तो नहीं हो सकती चीज ये। अच्छा जी, आगे चलिए जी। परचेज ऑफ गॉड्स वर्थ 2,25,000, कुर्बानी आ गई है बीच में जी। द पेमेंट मेड थ्रू, अब दानिस्ता उसने कहा जी के पेमेंट मेड थ्रू क्रॉस चेक, वो पहली कैटेगरी, जैसे मर्जी कर लें, टैक्स भी काट लें, पेमेंट क्रॉस चेक से कर लें, ये नेचर ऑफ एक्सपेंसेस अलाउ नहीं हो सकते, ठीक है ना। अच्छा जी, डोनेशन ऑफ ₹1 million टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
तो फिर कुर्बानी कैसे हुई? क्या रिसर्च करनी है कि अगर कवों को गोश्त डाला जाए तो नजर लगती है कि नहीं लगती? रिसर्च करना क्या करनी है? लेकिन ऊपर कारोबार वो कह रहे हैं कामयाब एंटरप्राइजेज है, कोई कहीं नजर आए ना कि इस तरह से हो रहा है, फिर हम कर सकते हैं। बिल्कुल अगर रिसर्च में डाल दें तो फिर ठीक है। मतलब मैंने मजाक से नहीं कही बात कि अगर आप ये रिसर्च करना चाहते हैं कि रोज ये चलो आगे चलो। अच्छा आगे चलते हैं। डोनेशन ऑफ ₹1 million टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 40% ऑफ दिस अमाउंट वाज डोनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड ऑन सेकंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021. ऑल डोनेशन वर मेड थ्रू क्रॉस चेक. वंडरफुल एडजस्टमेंट. डोनेशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, एक सेक्शन 62, एक क्लास 62. उसने दोनों एक में डाल दी. उसने कहा इसमें से जो 40% हैं वो क्लास 62 वाली हैं और जो 60% हैं वो सेक्शन 62 वाली. ठीक है. बड़े अरसे के बाद कोई एग्जामिनर ऐसा आया जो अच्छे सवाल बना रहा है. हाँ मतलब शायद आपको ये बातें इतनी अच्छी ना लग रही हो, जो अच्छे सवाल बना रहा है, जो वो बच्चे पास होंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और जो किस्से और कहानियां सुन के गए उनको चैलेंज आना शुरू हो जाएगा. जिसने बारीकी से लॉ नहीं पढ़ा उसको समझ नहीं आएगी. जहां पढ़ाते हुए क्लास 62 और सेक्शन 62 का फर्क नहीं समझाया गया, ये बच्चा फारिग हो गया इसमें. ठीक है. हमने उस वक्त बात की थी कि जो डोनेशंस हैं ये सेक्शन 62 की हमें टैक्स क्रेडिट मिलता है और क्लास 62 की स्ट्रेट डिडक्शन है. 40% स्ट्रेट डिडक्शन में जाएगा, 60% के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा. चलें आगे जी. एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹200,000 पेड टू रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अब्बास एंड हिज डिपेंडेंट. फिर उसने पर्सनल बताना नहीं है मुंह से. अगर यहीं आगे लिख देता एम्प्लॉइज तो अलाउएबल एक्सपेंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब्बास तो खुद है, पर्सन है, मालिक है, और उसके डिपेंडेंट तो उसके बच्चे हुए, तो पर्सनल नेचर का एक्सपेंस था. तो फिर एग्जामिनर उधर ही घुसा के जो पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, क्या बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे? नहीं मिले. हाँ, टैक्स इंश्योरेंस के अंदर टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए जो इंश्योरेंस का हमें क्रेडिट था वो मिलेगा. लेकिन इस वक्त कहां पड़ा है ये? इस वक्त कहां पड़ा है ये? एक्सपेंस में. तो इसका मतलब है पहले तो यहां से डिसअलाउ करेंगे इसको. ठीक है ना. पहले तो हमें इसे यहां से डिसअलाउ करना पड़ेगा. ये देखिए. अच्छा, डोनेशन हमने ऊपर कितनी दी थी? 1 मिलियन की, जिसका 60% और 40%. लेकिन 1 मिलियन इटसेल्फ तो डिसअलाउ होना है ना. इसके बाद देखना ये स्ट्रेट डिडक्शन वाला पोर्शन स्ट्रेट डिडक्शन में चला जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट वाले पोर्शन में जाके अपना क्रेडिट जनरेट करेगा. डोनेशन तो अलाउ एक्सपेंस है ही कि बिजनेस में. डोनेशन पर अगर क्लास 62 की है तो स्ट्रेट डिडक्शन मिलेगी, और अगर इसकी है तो क्रेडिट मिलेगा. इतना तो अच्छा लॉ नहीं है कि आपको एक्सपेंस भी अलाउ करेगा और नीचे जाकर उसका क्रेडिट भी देगा. ये बात याद रख लें, ऐसे ही मोटा सा रट्टा लगा लें दोबारा, क्योंकि एग्जामिनर ने ये हरकत की है. अच्छी ये हरकत नहीं है, बहुत अच्छा एग्जामिनर आया, बड़े अरसे के बाद अच्छा एग्जामिनर आया. इसीलिए क्या हो रहा है कि वो बच्चे वो टीचर्स जो कंसेप्चुअली पढ़ा रहे हैं उनका पास रेट ऊपर चला गया, और जो कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा रहे हैं उनका पास रेट डेफिनेटली इस तरह का पेपर बच्चे को मरवाएगा भी जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. देखें उसने कितनी बारीकी के साथ ग्रुप ए ग्रुप बी सारे पेपर में डिस्कस किया. उसने हर वो बात सवाल में डिस्कस की है जहां बारीकी रिक्वायर्ड थी. पर्सनल एक्सपेंसेस, उसने पर्सनल एक्सपेंसेस को 2 दफा टच किया है कि मैं देखूं कि बच्चे की ये बात क्लियर है कि नहीं. अब जहां टीचर ने खड़े होकर सेक्शन 21 को इन 3 हेड में डिवाइड ही नहीं किया, उस बच्चे की ग्रिप नहीं एस्टैब्लिश होगी कि यार सेक्शन 21 इन टोटल 3 बातें कर रहा है.
एक वो कुछ एक्सपेंसेस का जिक्र कर रहा है, एक वो कुछ रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन कर रहा है, और एक कुछ रिक्वायरमेंट वो बैंकिंग पेमेंट की कर रहा है। अब देखिए उसने सारी इन्हीं अगर ये मोटी मोटी 3 बातें याद हैं तो हमें वो 23 मार्च वाली बात भी फौरन समझ आ गई, हमें कुर्बानी के जानवर भी फौरन समझ आ गए, हमें इंश्योरेंस वाली बात भी फौरन समझ आ गई, बिकॉज कहीं आपके जहन में, कहीं आपके पास समराइज्ड डाटा मौजूद है जहां से आप एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो। अच्छे तरीके से फोकस करके पॉइंट को पूछना, ये बड़े अरसे के बाद इस तरह के सवाल बनने शुरू हैं, लास्ट 2 अटेम्प्ट से इसी तरह के सवाल बन रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको एक वैल्यूड बात होगी। वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उनके लिए ज़्यादा सहूलत की बात है, वो ज़्यादा बेटर फील करते हैं इस तरह की अटेम्प्ट्स के अंदर। अच्छा जी, अदर इनकम इंक्लूड्स, ऊपर अदर इनकम आ रही थी 5.5 मिलियन की, वो कहता है इसमें कुछ चीजें शामिल हैं। नंबर 1, एन अमाउंट ऑफ ₹7,20,000 रिसीव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स रिफंड रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2018। जी, टैक्स रिफंड इज टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस? नो, तो फिर इसका रिफंड इनकम भी नहीं बन सकता। अगर कोई चीज एक्सपेंस नहीं बनती तो उसका रिवर्सल इनकम भी नहीं बन सकता। इसका मतलब है 7,20,000 की जो अमाउंट अभी तक उसने जो बताई है, अगर तो ये सारा ही रिफंड है तो ये तो इनकम नहीं बन सकता। लेकिन उसने आगे बात को किया, क्योंकि फिर ये वही अटेम्प्ट है जिसमें एग्जामिनर खूबसूरती के साथ बारीकी में कॉन्सेप्ट में उतर जाता है और जाके कॉन्सेप्ट को उसके रियल जगह पर जाकर खंगाल रहा है। वो आगे चला, उसने बात को यहां खत्म नहीं किया। दिस अमाउंट इंक्लूड्स एन एडिशनल पेमेंट ऑफ 80,000 ड्यू टू डिले इन टैक्स रिफंड। उसने रिफंड की पहले आपको 7,20,000 की अमाउंट बताई, कितनी? ₹7,20,000। लेकिन उसने कहा नहीं यार तसल्ली नहीं हुई, पता नहीं बच्चे का कॉन्सेप्ट चेक नहीं हुआ। उसने कहा भाई इसके 2 हिस्से, इसमें से 80,000 है एडिशनल पेमेंट, 80 माइनस करें, बाकी क्या बचा? 6 लाख। तो कहता है ये दोनों अमाउंट इनकम में पड़ी हैं, ये अमाउंट इनकम में नहीं होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए लेकिन बिजनेस इनकम में नहीं होनी चाहिए, अदर इनकम में होनी चाहिए। इसलिए मैं इस एग्जामिनर को बार बार क्रेडिट दे रहा हूं। बात समझ आई है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कल हमने पढ़ी थी बात परसों तरसों जब हम इसको पढ़ रहे थे कि डिलेड रिफंड अगर होगा, एडिशनल पेमेंट अगर रिफंड में आ जाएगी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। बात समझ आई है? इसका मतलब ये हुआ हमें पहले एक मर्तबा तो 7,20,000 सारा ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही इनकम में पड़ा हुआ है, दोनों ही इनकम में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर अप्रोप्रिएट हेड में लेके जाना पड़ेगा। पता लगा 6,40,000 इनकम नहीं है, इसको तो इग्नोर कर दें। 80,000 इनकम है, आइए आ जाए जनाब, आ जाए। 80,000 इनकम है, 80,000 इनकम है, लेकिन किस हेड की इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब है इस 80,000 को फिर हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है? ठीक है ना? तो इसलिए अगर एग्जामिनर ऐसे ना पूछे तो फिर तो मजा ही कोई नहीं है। हमें तो बड़े अरसे के बाद खुशी हो रही है कि एग्जामिनर कोई थोड़ा सेंसेबल बातें करना शुरू हुआ है, कोई बच्चे को अपलिफ्ट करने की बात हुई है। अभी तो हम सारे टीचर मिलके और अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर मिलके, टीचर का काम है आपको इस लेवल से उठाकर ऊपर लाऊं, अपने लेवल पर लाने की कोशिश करूं, जितना ये गैप रिड्यूस हो सकता है उसको कोशिश करके ऊपर लाएं। यहां टीचर किस पे लगे हुए हैं कि खुद स्टूडेंट के लेवल पे चले जाएं। भाई ये नहीं है काम, ये नहीं है काम। आपको बच्चे को ऊपर लाना है, बच्चे के कॉन्सेप्ट को ऊपर उठाना है, उसको पढ़ना सिखाना है, और एग्जामिनर को चाहिए कि ऐसे ही सवाल बनाया गया। और बेटा बच्चों की चाय लानी थी, आ गई, अच्छा फिर ठीक है।
अगर फिर तुम मेरे लिए, मैं बेशर्मों की तरह खाली चाय खड़ा होकर पी रहा हूँ। चलो जज़ाकल्लाह यार, शाबाश। अच्छा जी, चाय भी पी लें, 5 मिनट कैमरा बंद कर लें। चाय बेवफा पे मरना, फिर वही जिंदगी हमारी, तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्या चाय पी लें क्या ना पी लें, तो इसलिए वापस आ जाते हैं जी। An amount of 7,20,000 received from Income Tax Department on account of tax refund related to tax year 2018. This amount include an additional payment of 80,000 due to delay payment in refund. तो पता चला अदर इनकम में से तो 720 सारी निकलनी चाहिए। बाद में हमने इसका क्राइटेरिया देखा तो ये इनकम की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती और ये अदर इनकम के ऐड में चली जाएगी। ये बात हमें यहाँ से समझ आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2 जी, capital gain of rupees 4,30,000 and 2,50,000 on sale of investment in share company respectively. नहीं, shares उसने आगे 2 कंपनी बता दी, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और दूसरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी। फिर देखें उसने वही काम किया है, उसने एक ट्रांजैक्शन उठाई है, उसमें जो कंपैरेटिव नॉलेज था उसने फिर उसी को चेक किया कि क्या बच्चे को पता है कि लिस्टेड शेयर्स का क्या स्टेटस है और अनलिस्टेड शेयर का क्या स्टेटस है। क्या बच्चे को यह पता है कि इस रिफंड का क्या स्टेटस है, इस रिफंड का क्या स्टेटस है। क्या बच्चे को यह पता है कि इस डोनेशन का क्या स्टेटस है, इस डोनेशन का क्या स्टेटस है। आप एक ओवरऑल पूरे क्वेश्चन को देखें कि वो किस माइंडसेट से क्वेश्चन बना रहा है। फिर आप इससे पिछले सवाल देखें तो आपको मैच होते ही नजर नहीं आएंगे, आप कहेंगे यार वो तो कोई सवाल नहीं थे। ये वो एक बता रहा है, मैसेज दे रहा है सवाल कि पिच क्या सेट होने जा रही है, आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लेकर चलना है। उसने फिर दोबारा किया। अब फिर सोचें, पहली बात अदर इनकम इंक्लूड नहीं, सॉरी, 4,30,000 और 2,50,000 कितना बन गया? ये कितना बन गया? 6 लाख। कहां पड़ा है ये? अभी कहां पड़ा है ये? अदर इनकम में पड़ा है। तो 6,80,000 तो सबसे पहले निकाले ना, फिर इसको देखेंगे जाना कहां। पहले तो 6,80,000 निकालें, दोनों को उठा के हमने निकाल दिया इसमें से। फिर देखा कि यार ये जो 6,80,000 है, ये जो 6,80,000 है, इसका ब्रेकअप क्या है बाय द वे? 4,30,000 और 2,50,000। 4,30,000 कौन सी हैं? अनलिस्टेड। और ये कौन सी हैं? लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी के शेयर कहां जाते हैं? सेपरेट ब्लॉक में। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर की होल्डिंग पीरियड देखकर और फिर वो 25% अगर 1 साल से ज्यादा हो जाए तो अनलिस्टेड कंपनी। जब हमने शेयर में हमने लिस्टेड कंपनीज को अलग कर लिया था और प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी दूसरी तरफ रह गई थी। जब आप कैपिटल गेन्स पढ़ रहे थे, कैपिटल गेन्स की अगर आपके पास स्लाइड हो तो हमने अलग अलग ऐसे हेड्स बनाए थे। 4 हेड में कैपिटल गेन्स को डिवाइड किया था। लैंड से रिलेटेड कैपिटल गेन कैसे हैं, लिस्टेड कंपनी से कैसे हैं, पर्सनल इफेक्ट से कैसे हैं, और फिर एक थी अदर। ये अदर में जाता है। इसका मतलब है जो अनलिस्टेड हमारे शेयर होंगे, जो अनलिस्टेड शेयर होंगे उसके ऊपर तो 1 साल से बड़ा होल्डिंग पीरियड होगा, तो 25% छोड़कर 75% जो है वो कहां चला जाया करेगा? एनटीआर में। और ये तो सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। जी, डिस्पोजल के वक्त की गेन होता है। गेन डिस्पोजल से पहले तो होता ही नहीं है। यार कोई एसी चला था, ठीक है ना। गेन तो राइज ही डिस्पोजल के वक्त होता है। तो पहले तो 680 निकलना चाहिए, क्योंकि ये अदर इनकम में अगर जाएगा भी, कोई चीज इनकम में होगी भी तो अपने रेलिवेंट हेड में होगी। एज ए लमसम तो अदर इनकम में इनमें से कोई चीज नहीं जा सकती। इसलिए 6,80,000 तो हमने आंखें बंद करके यहां से तो एक दफा निकाल दिया। और उसके बाद हमने कहा यार ये हमारी आ गई इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। अब ये जो 6,80,000 वाली बात थी, इसके ऊपर हमने यहां मौकफ इख्तियार किया।
25% कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, ये कौन सी है, कितने के शेयर खरीदे थे, ये हमें गेन बताया हुआ है ना उसने 4 लाख, 1 साल से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड हो गया, इसका 75% टैक्सेबल रह गया, तो फिर वो कितना आ गया, 1,07,000 हमने माइनस कर दिया, 680 दोबारा हमने यहाँ ऐड किया लाकर कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। अगरचे ये इस तरह नहीं करना चाहिए था, आप इससे बेटर प्रेजेंटेशन से काम कर लेंगे। आई कैप ने यहाँ सोल्यूशन में थोड़ा सा रेपिटेशन ऑफ वर्क कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। उसने 680 यहाँ इधर देखें, उसने 680 वहां से उठाया है, पहले उसका हेड ठीक किया है। उसने कहा यार 680 जो भी गेन है ना, ये आना तो कहाँ चाहिए, कैपिटल गेन में, तो उसने 680 उठा के पहले एक दफा यहां डाल दिया, हालांकि यहां सीधा ही ठीक डाल देता है एक ही दफा, लेकिन उसने पहले कहा यार पहले गलत करते हैं फिर ठीक करते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा जी ठीक क्या करें, इसमें से 1,07,500 कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो गया है, 1 साल होल्डिंग पीरियड ज्यादा होने की वजह से, 430 का 25%, तो वो अगर 430 का 75% यहां डायरेक्ट ही ले लेता तो ज्यादा अच्छी बात होती, ठीक है। और फिर 2.5 लाख रुपया जो है ये सेपरेट ब्लॉक में जाना है, क्योंकि हम तो एनटीआर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने 2.5 लाख यहां लाके माइनस कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। 680 को पहले वो कैपिटल गेन में ले आया, फिर यहीं माइनस कर देता, भले कि जो एग्जाम्प्ट है 1,07,500 यहां भी माइनस किया जा सकता था, डायरेक्ट 75% भी लाया जा सकता था। फिर 2,50,000 को उसने फिर अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा। लेकिन आप एग्जामिनर की पिच और उसकी फिलॉसफी को देखें कि उसने हर कॉन्सेप्ट का जो कंपैरेटिव एनालिसिस था उसको लेकर चले। जी बेटा बातें नहीं करें, अच्छा जी क्लियर हो गई बात, ये 6,80,000 वाली बात समझ आ गई। उसने 6,80,000 उठाया यहां पर और फिर ले जाकर उसको ठीक कर दिया, 25% एग्जाम कर दिया और बाकी का एरिया एग्जाम कर दिया। ओके जी, ये पॉइंट भी हो गया जी हमारा। नाउ अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर, कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट इनकम टैक्स पेएबल और रिफंडेबल टू अब्बास फॉर द टैक्स ईयर 2021। नोट, your computation should commence with profit before tax। ना भी बताता तो कोई बात नहीं है। इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, ये गोरे के स्टाइल पे वो गया कि यार ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। शो ऑल रेलिवेंट एग्जम्पशन, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। बात समझ आ गई। 18 मार्क्स का ये सवाल है। अब ऑब्वियसली इस तरह अगर हमें समझ आ कि हमने कंपैरेटिव स्टाइल से, आप गौर करें, पता नहीं आपने पढ़ा है सारा सेशन, आप अगर गौर करें हमने पूरा सेशन में हमारा फोकस पॉइंट ये है कि जो चीज़ें कंपैरिजन में डिस्कस होनी चाहिए वो कंपैरेटिव स्टडी के साथ हम पढ़ने की कोशिश करते रहे। बुक्स में आप उठाकर देख लें, आई कैप की किताब में देख लें, आपको कंपैरेटिव में चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बिकॉज चीजें पूछी जब भी कभी अच्छे लेवल पे जाएंगी ऐसे कंपैरेटिव में पूछी जाएंगी। तो बाय डिफॉल्ट हम आपको इसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं सारे, उसके अंदर हर दफा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ड्यूरिंग लाइफ क्या होगा, आफ्टर लाइफ क्या होगा। इवन असेसमेंट अपील्स वाले सेक्शन में जाकर देखिए, हमने सारी बातें कंपैरेटिव स्लाइड में बार बार स्लाइड, एक स्लाइड पर ला ला कर आपके साथ कंपैरिजन में बातें करने की कोशिश की, बिकॉज चीज़ें अच्छे लेवल पर ऐसे ही पूछी जाएंगी। जब तक आपके पास कंपैरेटिव कोई समरी नहीं है जहन में, फिर इस तरह के सवाल सॉल्व नहीं होंगे। और अगर कंपैरेटिव हैं तो फिर ये सवाल आपको हलवा लग रहे होंगे कि उसने, देखें हर बात ऐसे ही की है। उसने एक एसेट नया खरीद के ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो कंपैरिजन था, पहली इलस्ट्रेशन उसने ऐसे की, फिर उसने हर बात ऐसे ही डिस्कस करनी शुरू की, क्या है वो डोनेशन थी, क्या है वो कुछ था। अब जब आप सवाल यहां से करते करते यहां तक पहुंचे हैं, अब हमारे पास क्या बच गया जी, हमारे पास क्या निकल आया, टोटल इनकम अंडर एनटीआर आ गई, टोटल इनकम अंडर एनटीआर आ गई है जी। अच्छा जी,
टोटल इनकम अंडर एनटीआर। फिर हमने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली, ऑब्वियसली स्लैब लगाकर सारा काम कर कर। अब टैक्स लाइबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट्स का जिक्र आना था। अब हमारे पास एक तो डोनेशन थी और एक हेल्थ इंश्योरेंस थी, लेकिन सारी डोनेशन नहीं थी, 60% ऑफ द डोनेशन थी आप, ठीक है ना, बिकॉज 40% ऑफ द डोनेशन तो कहां चली गई थी हमारी, डायरेक्ट डिडक्शन में चली गई। 4 लाख तो यहां चली गई थी, ठीक है ना, 4 लाख तो यहां चली गई थी, क्योंकि क्लास 61 सेक्शन, क्लास 62 सेक्शन 60। ये आई कैप की हिस्ट्री का पहला सवाल है जिसमें ये बात हर टॉपिक कंपैरेटिव उसके अंदर आया। आप पिछले सारे सवाल किसी भी अटेम्प्ट के देखेंगे आपको ऐसा सवाल नहीं नजर आएगा, बट ये बता रहा है कि पिच क्या आने वाली है। इसलिए इस पेपर को गौर से पढ़ें, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, ये इशारों में बता रहा है। बेसिकली लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर आपको सब कुछ बता रहे हैं कि क्या पेपर आ रहा है, हम किधर को जा रहे हैं, हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन मौलवी साहब और ये पिछले 3 बंदे ये आज मसला कश्मीर हल करके जाना चाहते हैं यहाँ से, अफगानिस्तान वालों की सुलह करा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम तीनों लोग हैं? तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, फिर मेरी सुन लो यार। बात समझ आ गई जी? ओके। अब सबसे पहला काम आपने करना है, इसी सवाल को घर जाकर 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगरचे इस सवाल के बाद, जैसे वो जब आप कभी शॉपिंग करने जाएं ना, तो कोई एक अच्छी चीज़ देख लें, लेकिन आपको रेट ना बन रहा हो, कोई बात ना समझ ना आ रही हो, और फिर आप बाकी मार्केट फिरें, तो पता चलता है नहीं, सारी मार्केट फिर के फिर आप वापस आए हैं कि नहीं यार लेनी तो यही पड़ेगी चीज़, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़, अब अच्छा सवाल आपने एक देख लिया है, अब जब आप बाकी सवाल देखेंगे ना, आप कहेंगे सर ये क्या बातें हो रही है। क्वेश्चन 20 जी, ये आपकी बुक में रिप्रोड्यूस हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज 2015 अटेम्प्ट। अच्छा जी, अब हम इसको गो थ्रू करते हैं जी। 2015 क्वेश्चन नंबर 20 स्लाइड्स में भी है। जी, स्लाइड में भी है, नहीं स्लाइड में नहीं है, नहीं है, क्योंकि बुक में है ना, मैंने इसके बाद इसको इधर कॉपी किया है। मेरी आदत है कि हमेशा स्लाइड मेरी कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती हैं। मसलन आज सुबह भी उठकर मैंने जब आपको पढ़ाना था, तो जब मैं सुबह उठा हूँ तो फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ों को, तो फिर मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ रिप्रोड्यूस किया है। मैं स्लाइड उससे पहले आपको भेज चुका था। फिलहाल इसको डिस्कस कर देते हैं, फिर अगले संडे को उसको डिस्कस करेंगे। असल में अगले संडे हम बल्कि 3 भी छोड़े, लास्ट 2 पेपर ले हैं बस, क्योंकि ये एग्जामिनर सेम है ना, यहाँ से हमें हर चीज़ पता चल रही है क्या होने जा रहा है। बीइंग ए टीचर हमें कोई 50-40% तो पेपर नज़र आ जाता है पेपर देखकर कि अब अगली दफ़ा क्या हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें डिफाइन होगा, लेकिन आपने एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, तो ये उन सवालों में इसको ले लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2020 ताहिर कमेंस बिजनेस ऑफ सेलिंग गारमेंट। इनकम स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 इज एज फॉलोज। फिर वही सेल प्रॉफिट एंड लॉस, उसी तरह का यही स्टाइल हमारा चल रहा है, इसी से हम लेकर चल रहे होते हैं। नोट टू द इनकम स्टेटमेंट। On 15 July 2020, used machinery was imported from China, valuing 1.5 million. Depreciation 25% was charged on machinery for the whole year and include in cost of sale. टैक्स ईयर कौन सा है? 2021। और एसेट कब खरीदा है? ऑन 15 जुलाई, ग्रुप बी, ठीक है ना। ग्रुप बी का एसेट हो गया फिर अब ये जी। नहीं हमने अपडेट किया होता है ना, इसको सवाल को अपडेट कर लेते हैं, ठीक है ना। सवाल अपडेट हुआ है, जाहिर है वो बात आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब तो हम इस डेट्स को पढ़ रहे हैं ना, ताकि आपको ग्रुप ए ग्रुप बी की प्रैक्टिस हो सके ना, तो क्वेश्चन को अपग्रेड कर दिया गया। क्लियर हो गई? ग्रुप बी मींस 50% डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज वाले रूल लगेंगे, ठीक हो गई ना बात। अच्छा जी,
ओके जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, फिर वही मिजाज है, जो चीज शामिल है वो क्लियरली बताई जाएगी, कहां शामिल है क्लियरली बताई जाएगी, ठीक है ना। अब वो कह रहा है जी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 975,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कहां पड़ा है ये, कॉस्ट में, ये तो एसेट है, कैपिटलाइज होना चाहिए था। मैं कह रहा था ना कि हर सवाल में ये बात आ रही होगी, ये तो कैपिटलाइज होना चाहिए था। सॉफ्टवेयर इज लाइकली टू बी यूज फॉर 10 ईयर, अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन में हमें ये बात हेल्प कर देगी, क्योंकि हमने वहां कहा था कि या तो लाइफ पता हो या रेट गिवन हो या लाइफ असर्टेन हो सकती हो वहां से, और अगर ना हो सकती हो तो फिर मैक्सिमम 25 ईयर्स था शायद। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी अमाउंटिंग टू 2,50,000 विच वॉज इशूड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ, फिर उसने इसको खर्चे में डाल दिया, ये तो प्री कमेंसमेंट में जाना चाहिए था, ठीक है ना। सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ वॉज पेड टू ताहिर ब्रदर who handled the financial matter of the business. Drawings? भाई भाई, ब्रदर, ताहिर ब्रदर, ब्रदर इन लॉ नहीं, ब्रदर। शाबाश, वेरी गुड। आपको ये कहना चाहिए कि सर कहीं नहीं हमने पढ़ा किसी रिश्ते के बारे में कि भाई को नहीं रख सकते, बहन को नहीं रख सकते, ये तो कहीं नहीं पढ़ा हुआ, तो जॉब कर रहा है इसके, इट्स सिंपल, ठीक है ना। मैं दानिस्ता ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जब एग्जाम में ऐसी बात आए और आपको लगे यार ये क्या बात हुई है, तो फौरन अपने से पूछना है कहीं हमने ब्रदर सिस्टर ये बातें की हैं, नहीं की हैं, इसका मतलब है ये एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर रहा है। तो एग्जाम में आपको रे ऑफ लाइट कहां से मिलेगी, दानिस्ता मैं इसलिए इस तरह की बातें आपसे क्लास में कर रहा होता हूं कि आपको पता चले कि इसको सोचने का तरीका ये है। और आप याद करें कि ये बात हम आपको कैसे सिखाते थे, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सेक्शन हमें दो तरह से पढ़ने की जरूरत है, क्या लिखा है ये भी जहन में होना चाहिए, और जब ये जहन में है तो फौरन एनालाइज करना चाहिए कि यार ये तो नहीं लिखा है। ये बातें हम इसी तरह लेक्चर्स के दरमियान बहुत दफा कर चुके हुए हैं। फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड 80,000 pertaining to vehicle obtained on lease from leasing company. फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज्ड एसेट, आज ही हमने कहा कि इसको ऐड बैक करेंगे, हालांकि ये अलाउ होने हैं लेकिन रेंटल में बाय डिफॉल्ट अलाउ हो जाएंगे। फिर ये द कॉस्ट ऑफ व्हीकल वाज 1.3 million, depreciation 2,60,000 has been included in administrative and selling expenses, disallow the depreciation। अब एक चीज सिर्फ और हमें पता चलनी चाहिए, लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू दिस, पेड, लीज रेंटल पेड, पेड पेड पेड, इसी के अंदर ही इसका कुछ पोर्शन चला जाएगा, तो सेम वो पूरी बात नजर आ जाएगी जो अभी आज हमने रिवाइज की है। अदर चार्जेस इंक्लूड रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ व्हीकल अकाउंटिंग टू 2,95,000, यूज ऑफ व्हीकल फॉर पर्सनल पर्पसेस वाज अप्रोक्सीमेटली 20% ड्यूरिंग द लाइफ, पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। इसका मतलब 80% अलाउ हो जाएगा या 20% को डिसअलाउ कर देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन इसके बाद कुछ नहीं गिवन, तो बस इसको डिसअलाउ कर देंगे, बाकी कुछ गिवन नहीं है। अलाउ क्या करना है वो कुछ नहीं है, डेटा ही गिवन नहीं है। तो वो जो एक आपके जहनों पर एक सवार थी ना बात के, जी न्यूमेरिक्स आएगा तो मर जाएंगे, आएगा तो मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे, बिकॉज अब आप पढ़ चुके हुए हैं। एक्चुअली टीचर को डिसीजन लेना है कि उसने कब लाकर किस चीज पर आपके साथ गुफ्तगू करके, और उसको समझता है कि यार अब बच्चा वहां खड़ा है, अब इन सवालों को देखेगा तो इसे कुछ नहीं होगा। अगर यही एनर्जीज हम वहां खड़े होकर लगा रहे होते जब हम बिजनेस इनकम पढ़ रहे थे, तो आपने FAR 1 नहीं पढ़ी हुई थी, फिर हम गेन और लॉस की कैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज और डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करवाते रहते। दैट इज अ स्ट्रेटजिक डिसीजन कि नहीं यार बच्चे की एनर्जी और अपनी एनर्जी गलत जगह पर लगाने का कोई फायदा नहीं है। जिस टीचर ने इसके पैसे लिए हैं वही पढ़ा दे तो बेहतर है। बात समझ आ रही है? तो अब उसने बढ़ा दिया है। अब आप सबके ऊपर एक खौफ था ना, बिजनेस इनकम, सर जी बिजनेस इनकम, मजाक कर रहे हैं कि सर ने क्लास करानी है कि नहीं करानी है।
यार मुझे पता है मैंने कब करानी है, फिक्र ना करें, अगर जिंदा बच गया तो काम सारा करवा दूंगा, और खुदा ना खास्ता कुछ और हो गया तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते ना। अच्छा जी आगे चलते हैं। आप देखिए दोनों मैंने मोस्ट, ये तो अब उस पिछले सवाल के बाद तो ये ठीक है ना, इस बेचारे की औकात कुछ नहीं रह गई, ठीक है ना, ये तो बुजदार बन गया ठीक है ना तो लेकिन फिर भी अब हम इन सवालों को भी, अगर बुजदार टाइप सवाल आ गया तो उसको भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना, और अगर स्ट्रेट ऑफ द आर्ट गोरा स्टाइल में सवाल आ गया तो इंशाल्लाह हम उसको भी कर लेंगे। अच्छा जी आगे चलते हैं। ताहिर वाज वर्किंग इन यूएई फॉर पास्ट 5 years एंड हैड कम बैक टू पाकिस्तान इन अप्रैल 2020। उसने कहा जी पीछे नया पाकिस्तान बन गया, पहुंचो पाकिस्तान। He received an amount equivalent to 1,50,000 from his ex-employer. इसे तो वैसे आ ही जाना चाहिए था, 1.5 लाख मेरा ख्याल, as differential amount on his financial settlement in August 2020. बाकी की अमाउंट ठीक है, हाँ वहाँ ज्यादा लेके आया, ये वहाँ मेरा ख्याल है उसके पास ही रहा है, नवाज शरीफ वाली कंपनी में रहा हुआ है ना ना नवाज शरीफ को सैलरी मिली थी ना इसे मिली थी, अब मिले हैं बाकी के पैसे इसको। अच्छा जी देखिए हमने 2 बातें पढ़ी थी, अब गौर करें हल्के सवाल में, बुजदार सवाल में और गोरे सवाल में फ़र्क क्या है। उसने एक बात को पूछ करना ख़राब, बस उतना सा कॉन्सेप्ट, यही ये वाली अटेम्प्ट वाला पूछेगा ना तो ये 2 बंदों का जिक्र कर देगा फ़ौरन से। आपको याद है हमने 2 बातें पढ़ी थी, एक वो बंदा जो पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हो तो उसका स्टेटस क्या होगा, और एक बंदा पाकिस्तान जब आ रहा हो तो उसका स्टेटस क्या होगा। अगेन हमारे जहन में कंपैरेटिव बातें ही होनी चाहिए। जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, फिर हमने देखा था वो पहले रेजिडेंट होके जा रहा है या रेजिडेंट होने के बाद जा रहा है। अगर बाद जा रहा है तो उसके लिए ये प्रोविजन थी, और अगर पहले ही जा रहा है तो फिर तो उस पर अप्लाई नहीं होती। जो लोग पाकिस्तान वापस आ रहे थे, हमने कहा था ये ब्रेन गेन की बात हो रही है, जो लोग पाकिस्तान वापस आ रहे हैं वो अपने साथ जो पैसा लाते हैं वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, तो ये उसी तरफ इशारा है बेसिकली। On December 2020 he sold a plot 5.5 million which was inherited from his father in September 2019. Fair market value of the plot at the time of inheritance was 1.5 million. Capital gain, holding period निकालना पड़ेगा, इमूवेबल वाले रूल्स लगेंगे, सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। अब ये 3-4 बातें फौरन हमें क्लिक हो रही हैं तो अब हमें सवाल कुछ नहीं कह सकता। 5,000 shares were purchased for 6 lakh from initial public offer for a new listed company. गेन कितना गेन, 5,000 शेयर 6 लाख के खरीदे हैं, कितना गेन हो गया। शाबाश, गेन के लिए पूछ ही नहीं रहा, वो तो क्रेडिट के लिए पूछ रहा है। इसीलिए उसने कहा है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर है और न्यू लिस्टेड कंपनी है, ताकि कहीं बच्चा अगर सोया भी हुआ है तो जाग जाए, लेकिन ये आई कैप का बच्चा इतनी जल्दी थोड़े जागता। जी वही इसका मतलब है, ये टैक्स क्रेडिट के लिए ट्रांजैक्शन बताई जा रही है। फिर प्रीमियम ऑफ ₹300,000 वाज पेड ऑन ताहिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 2 क्रेडिट डाल दिए उसने। तो ये दोनों सवाल आपने इनको बुनियाद बनाकर आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, और फिर दोबारा आज के इस सवाल के बाद, आज की इस रिवीजन के बाद आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि यार मुझे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, स्लाइड में वापस जाके कंपैरेटिव स्टडी जितनी है इस सारे के ऊपर अपनी ग्रिप बेहतर करनी चाहिए। इसको रिवाइज करें। हम कोशिश करेंगे इसके साथ ऐड करेंगे नेक्स्ट संडे को सैलरी वाला सवाल, ठीक है, लेकिन ब्लेंड कंटिन्यू करेंगे कि हम बिजनेस इनकम के भी फर्दर में कोई 1-2 अच्छे सवाल आपको करवा सकूं, और मैं कोशिश करूंगा खुद कोई 1 आधा सवाल बना दूं इस नए वाली पिच के ऊपर जिस तरह की पिच अब चल रही है, और साथ सैलरी को आप थोड़ा सा पढ़कर आएंगे, एम्प्लॉय शेयर स्कीम और सैलरी के एरिया को रिवाइज रखेंगे। बिजनेस और सैलरी हुई नहीं तो हम बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। कल रूटीन की क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। जी आप क्या पूछ रहे हैं बेटा? पॉइंट 2 एक दफा दोबारा बता दें, पॉइंट 2 कौन सा है?
वो कह रहा है यूएई से बंदा बाहर आया, हमने एक प्रोविजन, ये वाला, हाँ 15 लाख का एक घर गिफ्ट हुआ था जिसकी उस वक्त कीमत 15 लाख थी, अब 55 लाख का बेचा है। दिस इज अ कैपिटल गेन। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई इनहेरिटेंस में, गिफ्ट में, इसमें चीज मिले तो आपको तो फ्री मिली होती है, तो कॉस्ट कितनी लेनी है? जो उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू है, तो उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू लग गई। हमने कहा था कि लिस्टेड कंपनीज और ये वाले जो गेन है इसका अपना रेट ऑफ टैक्स है ना, प्रॉपर्टी का अपना रेट ऑफ टैक्स था। 1 साल के अंदर बेचेंगे तो ये रेट लगेगा, 1 साल के बाद दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहां से आगे चलेंगे।